हेलो माय डियर सीए फाइनल एसपीओएम स्टूडेंट्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। हम अपने इस वीडियो में आप सभी को सीए फाइनल एग्जाम देने के पहले जो आपको एसपीओएम देना पड़ता है उसमें जो सेट सी है जिसमें टोटल 10 पेपर है, उसमें पेपर नंबर 4 आईबीसी सब्जेक्ट में क्या एग्जाम में क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट किया जा रहा है, उस सभी क्वेश्चन को प्रीवियस 1 ईयर में मैंने इकट्ठा किया है और वो आपको स्क्रीन पर शो करके हम वो क्वेश्चन क्या रहेगा और आंसर में 4 ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है वो हम स्क्रीन पे प्रेजेंट करके अभी हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आईबीसी सब्जेक्ट में आपका 80 प्लस मार्क्स, जो ये आईबीसी द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है, इसमें आपका 80 प्लस मार्क्स आराम से स्कोर हो जाएगा अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हो तो। इसमें स्टार्टिंग में देखो, एक्चुअली में सीए इंस्टीट्यूट के पास अप्रॉक्स 300 क्वेश्चन है, जिसमें से जैसे देखो सीए इंस्टीट्यूट के पास 300 क्वेश्चन है, जिसमें से 50 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट सभी स्टूडेंट को रैंडमली पिक करके उसके स्क्रीन पर शो करता है। मान लो आपके बगल में कोई बैठा है तो उसके साथ आपका 30-40% क्वेश्चन मैच कर सकता है अगर वो भी सेट सी का आईबीसी सब्जेक्ट का ही एग्जाम दे रहा है तो, ठीक है। यानी 300 में से 50 क्वेश्चन पिक किया तो आपके नसीब में जो क्वेश्चन आया फिर बगल वाले के लिए कुछ दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। तो अप्रॉक्स 300 क्वेश्चन ही हम आपको इस वीडियो में मेंशन करेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ चुका है, जो हमारे स्टूडेंट लोग एग्जाम देके आते हैं और उनके साथ हमारा डिस्कशन होता है कि कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन आया था और क्या क्वेश्चन आया था। तो क्या क्वेश्चन आया था ये अप्रॉक्स हम आपको मान के चलो ना कि 270 क्वेश्चन ऐसा बताएंगे जिसमें क्वेश्चन क्या आया था, उसका क्या एमसीक्यू था, 4 ऑप्शन क्या था वो भी हम आपको बता देंगे। ओके, एंड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, हम आपको 30 टॉपिक बताएंगे। ओके, बिकॉज इसके ऊपर में एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछा था और 4 ऑप्शन क्या था ये हमारे पास नहीं है। तो हम स्टार्टिंग में आपको 30 टॉपिक बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे, जैसे देखो स्टार्टिंग में हम आपको 30 टॉपिक बताएंगे, प्लस हम आपको उसके वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो इंस्टीट्यूट का मैट है वो टोटल इसमें 7 चैप्टर है इंस्टीट्यूट के मैट में, मैंने उसको भी स्क्रीन पर ओपन करके रखा है। ओके, ये हमारा इंस्टीट्यूट के मैट का इंस्टीट्यूट के मैट को मैंने शो किया हुआ है। तो इंस्टीट्यूट के मैट में वो कौन से चैप्टर में है वो भी हम आपको बताएंगे, प्लस इंस्टीट्यूट के मैट में उस चैप्टर में वो कितने नंबर पेज में है हम आपको वो भी बताएंगे, ताकि जो स्टार्टिंग का 30 क्वेश्चन है जिसका सिर्फ हम आपको टॉपिक बोलेंगे एंड एक्सप्लेनेशन से वो कॉपी करके हम स्क्रीन पर शो किए हुए हैं। जैसे देखो ये पहला वाला जो क्वेश्चन है, एक्सटेंशन डेट ऑफ सीआईआरपी यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, इसके बारे में अगर आपका क्वेश्चन पूछेगा तो ये मैंने जो बोल्ड करके यानी येलो करके जो मैंने मतलब यहां पे डाल दिया है ये आपको क्वेश्चन में एज अ ऑप्शन दिखेगा। तो हम इंस्टीट्यूट के मैथ से हम आपको, जैसे यहां पर मैंने एक चैप्टर नंबर भी बोला है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाओ। चैप्टर नंबर भी मैंने बोला है, पेज नंबर भी बताया है कि चैप्टर नंबर 1 से पेज नंबर 1.12 में आपको दिखेगा, और ये मैंने जो सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है वहां से मैंने कॉपी किया है और यहां पर पेस्ट किया। लेकिन मेरे को ये पता है हमारे स्टूडेंट से डिस्कशन करके कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन किस किस पैरा से और किस लाइन से उठा के आया था, उसको भी मैंने यहां पे डाल करके बोल्ड कर दिया है। यानी इन शॉर्ट आपके लिए जितना ज्यादा इजी किया जाए, जितना ज्यादा आपके लिए सुविधाजनक किया जाए, ताकि आप एग्जाम के लिए इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लो तो ही आपका काम बन जाए। यानी 300 क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे, जिसमें से देखो 300 क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना चाहिए, मतलब 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। आपको 50% मार्क्स लाना है, इन शॉर्ट आपको 50 मार्क्स लाना है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो वो जो आपका ड्रीम है वो आपका पूरा हो जाएगा। मिनिमम 50 डेफिनेटली आएगा, लेकिन अगर कोई पूरे 300 क्वेश्चन को अपने कंट्रोल में करके जाता है अच्छे से तो वो 80 प्लस स्कोर कर सकता है। बस बताया हुआ सारा क्वेश्चन उसके कंट्रोल में रहना चाहिए। तो चलिए अभी हम आपको पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब वीडियो को लास्ट तक देखना, जिसमें आपको पहले स्टार्टिंग का 30 क्वेश्चन हम टॉपिक बोलेंगे और क्या मतलब कौन से पैरा से पूछा गया था वो भी बोलेंगे, और उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन नंबर 31 शुरू होगा, जैसे कि हम अभी आपको एक बार स्क्रीन पे शो करके दिखा देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन शुरू हुआ है, तो यहां से ये हमारा क्वेश्चन है, इतना हमारा क्वेश्चन है, एबीसीडी हमारा ऑप्शन है, और जो ज्यादा बोल्ड करके लिखा हुआ है ये आपको एग्जाम में एज अ करेक्ट आंसर टिक करना रहेगा। फिर थोड़ा नीचे आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, इतना दूर जो है ये हमारा क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है इसका, और जो बोल्ड किया हुआ है ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ये ऐसे ही मैंने बोल्ड करके जो लिखा है वो करेक्ट आंसर है। आप चाहो तो सिर्फ क्वेश्चन और उसका ज्यादा बोल्ड करके जो लिखा हुआ है वो एज अ आंसर पढ़ सकते हो, ताकि एग्जाम में चारों ऑप्शन नहीं पढ़ के आप जो करेक्ट वाला पढ़ के गए रहोगे वही आप एक बार पढ़ो तो आपको याद है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ पढ़े थे। तो चारों ऑप्शन नहीं पढ़ करके जो ज्यादा बोल्ड वाला है वही आप पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात कि इंस्टीट्यूट के मैट में जितना चैप्टर है, टोटल 7 चैप्टर है, सभी चैप्टर के लास्ट में इंस्टीट्यूट 5 एमसीक्यू डाल के रखा है। उस सभी एमसीक्यू को हम अपने वाले नोट में कंसीडर कर लिए हैं। ओके, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में वो कंसीडर हो रहा है। लेकिन अगर आपको ये लगे कि आप सेल्फ टेस्ट देना चाहते हो मेरे वीडियो को कंप्लीट करने के बाद,
तो प्लीज माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप इंस्टीट्यूट के मैट में ईच एंड एवरी चैप्टर के लास्ट में, टोटल 7 चैप्टर है, ईच एंड एवरी चैप्टर के लास्ट में 5-5 एमसीक्यू दिया हुआ है। आप उसका टेस्ट जरूर घर पे एग्जाम हॉल में जाने से पहले दे के जाना, आंसर को ढक देना और आप क्वेश्चन पढ़ना, क्या करेक्ट आंसर होगा आपको वो एक बार वो करके जाना, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्या पता कोई क्वेश्चन आप गलत बोल दो तो फिर आपको वो वाला जो है वो सुधारने का मौका मिल जाए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बस और कुछ नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ईच एंड एवरी चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यू दिखेगा। तो चलिए हम आपको पहले बताना शुरू करते हैं। जो पहला वाला टॉपिक है, एक बार के लिए हम जो स्क्रीन पर शो करके रखे हैं इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं ताकि आप क्लियरली देख पाओ। ओके, जो भी हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मेरा यही रिक्वेस्ट है कि माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आई एम प्रेजेंटिंग all the question and answer in English, okay, so that you can easily understand what is actually repeated question for your IBC subject, paper number 4 set C. Okay, if in case you will feel any issue in understanding Hindi, please do let me know on my WhatsApp number 90077476507. Your brother Ravi is always available for you to guide you, to support you. Okay, चलिए ये हमारे साउथ इंडियन प्यारे भाई बहन के लिए है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको ये बताते हैं, जो पहला क्वेश्चन है एक्सटेंशन डेट ऑफ CIRP, ये आपको चैप्टर नंबर 1 में दिखेगा और ये पेज नंबर 1.12 में दिखेगा। आप चाहो तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। ओके, जिसके बारे में आपको मैंने इतना सारा टॉपिक को यहां पर अंडरलाइन किया है, इसके बारे में क्वेश्चन कितना आया है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। जो ज्यादातर जो हमारे स्टूडेंट है जो एग्जाम देके आ रहे हैं उनका ये कहना है कि भैया ये जो एग्जाम में आया है वो आया है मेमोरेंडम पीरियड कितने दिन का है वो पूछा है, 180 डेज का मेमोरेंडम पीरियड है। कुछ हमारे स्टूडेंट का कहना है कि जो एक्सटेंशन डेट ऑफ CIRP है यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, इसके बारे में ये पूछा गया कि उसमें मेजोरिटी कितना रहना चाहिए, तो उसमें 66% प्रेजेंस रहना चाहिए, यानी मेजोरिटी 66% रहना चाहिए। कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना है, आपको सभी क्वेश्चन याद करना अच्छे से समझ लो, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि जब एक बार CIRP प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो एक्सटेंशन कितने दिन का मिलेगा, तो 90 डेज का मिलेगा और इसका अप्रूवल NCLT से लेना है। यानी हम आपको ये पहला टिक किए हैं, दूसरा टिक किए हैं, तीसरा 90 डेज और चौथा NCLT। इस 4 पे अलग अलग स्टूडेंट का कहना है कि मेरे में ये पूछा था, यानी सेम टॉपिक पर इंस्टीट्यूट अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम आपको लेकर चलते हैं। लेकिन ये CIRP प्रोसेस टोटल कितना कंप्लीट होना चाहिए, अगर मेमोरेंडम वर्ड यूज कर लिया तो आपको 180 डेज टिक करना है, लेकिन इसमें टोटल अगर आपको बोलेगा कि ये मैंडेटरली कितना दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए तो आपको 330 डेज को टिक करना है दोस्तों, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इतना तक तो आपको समझ में आ गया। अब आपको यहां पर बोल रहा है कि अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट ये आया है कि इसका जो ये है मतलब डेडलाइन है वाज ब्रीचिंग ऑन अकाउंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, अगर किसी कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में आप अगर करते हो मतलब CIRP प्रोसेस, तो इसका जो अमेंडमेंट है वो एक डेडलाइन है 270 डेज का। इसके ऊपर में भी एक दो स्टूडेंट का कहना है कि मेरे को डेडलाइन के बारे में पूछा गया कि कॉर्पोरेट डेटर के साथ CIRP में डेडलाइन कितना है, तो 270 डेज का है। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये बोल रहा है कि अगर आपको फास्ट ट्रैक CIRP करवाना है, फास्ट ट्रैक जल्दी से CIRP प्रोसेस करना है, आपको पता ही होगा CIRP प्रोसेस का मतलब है कि आपको किसी पे डाउट है कि इसने जो है वो डिफॉल्ट किया है 1 करोड़ से ज्यादा का, पहले ये 1 लाख था लेकिन अभी नए समय में 1 करोड़ आ चुका है इसका रूल, तो 1 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर कोई डिफॉल्ट किया तो आप जो है वो CIRP प्रोसेस उसके ऊपर में कोर्ट के थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना है, आप चाहो तो फास्ट ट्रैक भी CIRP कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट को ये लगेगा कि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है तो वो फास्ट ट्रैक करवाएंगे। उस केस में फास्ट ट्रैक ये 90 डेज में कंप्लीट होता है और उसमें एक्सटेंशन जो मिलता है मेरे भाइयों एवं बहनों, इसमें 45 डेज का एक्सटेंशन मिलता है और उसमें कितने लोगों का प्रेजेंस रहना चाहिए, तो उसमें कमिटी ऑफ क्रेडिटर का 75% वोटिंग शेयर होना चाहिए बस, और एक्सटेंशन एक ही बार मिलता है। इसके बारे में भी क्वेश्चन हमारे कुछ स्टूडेंट का कहना है कि ये भी क्वेश्चन आया है इस टॉपिक पर। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आप मेरे से ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आप कि मतलब कि आप जो है वो थोड़ा बहुत भगा के देख लिए वीडियो को, फास्ट फॉरवर्ड करके आपका काम बन जाएगा। प्लीज एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, आपको दोबारा IBC एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ओके, आपको ये जो समझ रहे हो आप, ये भी आपके माइंड में जा रहा है और ये आपको एग्जाम हॉल में याद आएगा। ओके, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा एक अश्योरेंस है जो हम आपको कह के दे रहे हैं। आप प्लीज इसको पूरा देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा, एग्जाम में भी याद आएगा। एक और टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बार बार क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, वो है अपील टू डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल सेक्शन 181 के ऊपर में। इसके बारे में जिसको देखो, ये जो मैंने कॉपी किया है ये चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 4.79 से कॉपी किया। ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स नहीं है, मेरे को बस टॉपिक पता है और उस टॉपिक पे क्या क्वेश्चन आया था ये पता है, लेकिन वो आंसर जो है दोस्तों ये मैंने कोई AI या ChatGPT से नहीं लिया, जो CA इंस्टीट्यूट का मटेरियल में है वहां से मैंने उसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया है। ओके, और वही हम आपको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमारे स्टूडेंट का कहना है कि ये फाइलिंग एंड अपील विद इन 30 डेज अलो the appeal to be filed within a further period not exceeding 15 days, इस टॉपिक के ऊपर में क्वेश्चन आया है। आप प्लीज इस बात को याद रखिएगा कि ये टॉपिक पर क्वेश्चन आया है। मतलब ये आपको ऑप्शन में दिखेगा, ये 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में दिखेगा
और क्वेश्चन रहेगा अपील टू डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल पर। ओके, उम्मीद करते हैं आपका फटाफट से कंप्लीट हो रहा है। आप टॉपिक और उसमें क्या 4 ऑप्शन में रहेगा वो इस 2 ही चीज पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पूरा डीप स्टडी आईबीएस के लिए आप करने के लिए नहीं आए हो, आप अपना जुगाड़ और काम बनाने के लिए आए हो। तो काम में अपील टू डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल पर जो अपील है वो फाइल किया जाता है 30 डेज में, और उसका जो ये है मतलब अलाउ द अपील टू बी फाइल विद इन अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी कैन बी फाइल टू सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आपको एनसीएलटी के अगेंस्ट आपको अपील फाइल करना है तो आपको विद इन 45 डेज के अंदर में आपको फाइल करना पड़ेगा। ये याद रखिएगा 45 डेज है। बहुत सारे लोग 60 डेज को टिक करके आए हैं, ओके, और वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, मेरे से लड़ रहे थे कि नहीं 60 डेज है 60 डेज है। भैया इंस्टीट्यूट के मैट में 45 डेज है। प्लीज आपको कहीं पे एआई वेआई या कहीं भी गूगल पे 60 डेज मिल गया है, पता नहीं उन्होंने किसने ट्वीट किया है। 60 डेज इज इनकरेक्ट आंसर। आप चाहो तो आप बोलोगे कि आप गलत बोल रहे हो, तो आप पेज नंबर 3.5 चैप्टर नंबर 3 में जाकर के सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल में आप जाकर के देख लीजिएगा, आपको 45 डेज दिखेगा। हम आपको एक बार ले जाकर के दिखा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ लोगों का कंफ्यूजन है। ये 60 डेज है, बिल्कुल ही आप गलत हैं। यहां पर देख लीजिए, आपको दिखेगा, कहां गया भाई, हम आपको दिखाते हैं। इसमें 60 डेज है, जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है मैंने वो स्क्रीन पर प्रेजेंट किया है। पेज नंबर 3.5 अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, पेज नंबर 3.5। ओके, ये देखो अपील अगेंस्ट, ये आपका हुआ पेज नंबर 3.5। पेज नंबर 3.5 इंस्टीट्यूट के मैट में एक बार आते हैं, रुक जाओ, इंस्टीट्यूट के मैट में एग्जैक्टली वो पैरा आपको दिखा देते हैं। देखो ये जो एक्चुअली में गिवन है ये पेज नंबर 3.4 में गिवन है, पेज नंबर 3.4। ओके, पेज नंबर 3.4, यहां पर 3.5 मैंने लिखा है, तो पेज नंबर 3.4 में जब आप जाएंगे, इंस्टीट्यूट के मैट में जाएंगे, तो यहां पर आपको दिखेगा, ये देखो पेज नंबर मैंने 3.4 ओपन किया है। ओके, ये हमारा 3.4 पेज है, और इसमें जब आप जाएंगे तो यहां पर एक्सप्लेनेशन में उन्होंने दिया है कि एनसीएलटी के अगेंस्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है तो 45 डेज में आपको जाना पड़ेगा। ये हमारा सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, और पेज क्या ओपन है, ये आप अच्छे से देख पा रहे हो, 3.4 पेज है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। प्लीज 45 डेज कंसीडर करिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट, तो देखो यहां पर मैंने इस क्वेश्चन में जो पेज नंबर है उसको मैंने ठीक कर दिया, पेज नंबर 3.4 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसका इनिशिएशन जो है अगर आपको करना है, मतलब आपको अगर किसी के खिलाफ सीआईआरपी स्टार्ट करवाना है, तो भैया उसका डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए मिनिमम। ओके, पहले कितना था, तो ये पहले 1 लाख था। आप 1 लाख को टिक मत कर देना, ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। कुछ स्टूडेंट जो है वो बहुत ही पहले का पढ़े हुए हैं, मतलब मान लो कि सीए में ऐसे भी लोग हैं जो 2012, 13, 14 उसी के टाइम के आसपास सीए फाइनल मल्टीपल टाइम दिए और छोड़ दिए, उनका क्लियर नहीं हुआ, और अभी वो जोश में आकर के स्टार्ट किए हैं। तो उस टाइम में जो वो आईबीसी सब्जेक्ट में पढ़े, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में जो उन्होंने उस टाइम पढ़ाई किया, उसके हिसाब से जो उनको सही लगा कि भाई उस टाइम में तो 1 लाख रुपीस था, 2020 के बाद आया है ये 1 करोड़, तो वो 1 लाख को टिक करके आ जा रहे हैं। प्लीज ऐसा मत करिए। इंस्टीट्यूट के मैट में ये पेज नंबर 1.11 में आपको चैप्टर नंबर 1 में दिख जाएगा। प्लीज आप जो इंस्टीट्यूट के मैट में गिवन है आप उसी को फॉलो करिए। आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर जो आपका चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 1.11 में आपको दिखेगा ये 1 करोड़ रुपीस दिया हुआ है, और उन्होंने खुद बोला है सीए इंस्टीट्यूट की ये 1 लाख पहले था, अभी नहीं है। पेज नंबर 1.11 में मैंने ये दिखाया है, चैप्टर नंबर 1 में। आपको इंस्टीट्यूट का मैट हम बार बार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पूरा बिलीव हो जाए कि हम आपको जो आंसर बोल रहे हैं वो मेरा खुद का आंसर नहीं है, सीए इंस्टीट्यूट का वो आंसर है। ओके, वही हम आपको बोल रहे हैं, और आप उसको पूरा दिमाग में बिठा के जाओ। आगे है कि कोलेटरल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, यानी कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या क्या आता है, ये चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 2.11 में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। और इतने सारे कोलेटरल सिक्योरिटीज में आ सकते हैं जिसके बारे में उन्होंने अलग अलग ऑप्शन में दिया है, और इतना सारा जो आपको दिख रहा है इसको आप याद कर लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, आगे है अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 4.66 में है, चैप्टर नंबर 4 में है। और इसका एक्सप्लेनेशन में इस टॉपिक के ऊपर में जिसको मैंने अभी येलो कलर से हाईलाइट किया है, इसके बारे में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पीरियड ऑफ 2 ईयर एंडिंग ऑन द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर द बैंक्रप्सी, ये इसके बारे में पूछा जा रहा है। प्लीज आप अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये टॉपिक रहेगा, और आपको आंसर में ये जो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, ये आपको टिक करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप पूरा रीड कर लेना एक बार अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में, थोड़ा नॉलेज के लिए, बिकॉज इसके बारे में इंस्टीट्यूट ही बार बार पूछ रहा है, तो इंस्टीट्यूट का कहना है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो। वेयर द कॉर्पोरेट डेटर इज पार्टी टू एन एक्सट्राऑर्डिनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सेक्शन नंबर 50 सबसेक्शन 1, ये आईसीए मटेरियल में चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 3.106 में है। और इसके बारे में जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बार बार पूछ रहा है एमसीक्यू में, वो है पीरियड विद इन 2 ईयर प्रीसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, यानी ये जो आपको दिख रहा है ये आपको टिक करना है, क्वेश्चन रहेगा ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है।
ओके, इसमें आपको टिक ये करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप एक बार स्क्रीन पे, वीडियो तो ऐसे भी यूट्यूब पे जा रहा है, वीडियो को पॉज कर लेना और इसको पूरा देख लेना। अगर आपका सेट ए सेट बी भी पेंडिंग है तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मेरा सेट ए का 2 वीडियो, सेट बी का 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है। एक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो सेट ए का, और सेट बी का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो है, और एग्जाम में आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन वीडियो सेट ए का एक है और सेट बी का भी एक है, जो ऑलरेडी मेरा बहुत पहले से डाला हुआ है। जैसे सेट ए का जो रिपीटेड क्वेश्चन वीडियो है उसको हम अभी स्क्रीन पर प्रेजेंट किए हैं आपके दिखाने के लिए, जिसको टोटल 1,11,000 लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ कोना में व्यू है। 1,11,000 लोग देख चुके हैं, 810 कमेंट है, 3.5 के लाइक है, यानी ये वीडियो इतने सारे लोगों को पसंद आया है। प्लीज आप सेट ए अगर आपका पेंडिंग हो तो जरूर उसको जाके देख लेना। अगर आपका सेट बी पेंडिंग हो तो ये सेट बी का वीडियो है, जिसको अभी मैंने प्ले किया है, जिसमें एक जो है वो मैम आई है, क्या मतलब ऐड करने के लिए, निहार ऑयल का। तो चलो ये जो है ये आपका सेट बी का, ये है सेट बी का वीडियो है, जिसको आप डेफिनेटली देख लेना। अगर आपका सेट बी भी पेंडिंग है तो इसको भी टोटल 70,000 लोग देखे हैं और 1.8 के इसका लाइक भी है। ओके, तो आपको भी अगर ये वीडियो सही लग रहा होगा और हेल्प करेगा एग्जाम में, तो प्लीज आफ्टर एग्जाम आप आकर के थैंक यू लिख देना, ताकि आपके बाद जो एग्जाम दे उनको ये लगे कि हाँ भाई ये वीडियो रेलिवेंट है, सच में इस वीडियो में ऐसा क्वेश्चन बताया गया है जो एग्जाम में आ रहा है। और अभी हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, ये आपका एक छोटा सा प्यार मेरे लिए रहेगा, जो आप अगर करोगे तो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे आपके लिए वीडियो मैक्सिमम हेल्पफुल रहे और जल्दी से जल्दी आपका क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच इन एडवांस। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें यह कहा जा रहा है कि पनिशमेंट फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ डिस्प्यूट बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। इसके बारे में जो क्वेश्चन आ रहा है, पनिशमेंट में उन्होंने ये बोला है, एक ऑप्शन में आपको दे देगा कि सिर्फ इंप्रिजनमेंट होगा। ओके, इंप्रिजनमेंट होगा, एक ऑप्शन में आपको ये बोल देगा। दूसरे ऑप्शन में बोल देगा कि उसका जो फाइन है 1 लाख और 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक ये दे देगा, और तीसरे ऑप्शन में आपको देगा बोथ, और चौथे में देगा नन ऑफ दीज। प्लीज आप ये फाइन, इंप्रिजनमेंट और फाइन ये दोनों है, इस बात को आप देख लेना। इंप्रिजनमेंट कितने का है? 1 ईयर का, 1 ईयर से 5 ईयर का। ओके, जो फाइन है वो 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का है। और जब जब ऐसा होगा तो ओ आर और है। ओके, ओ आर और है बोथ के बीच में, यानी उसको इंप्रिजनमेंट, फाइन या तो दोनों हो सकता है, ओ आर और है, एंड नहीं है। एक ऑप्शन में आपको एंड भी दिखेगा कि इंप्रिजनमेंट, फाइन दोनों होगा। ठीक है, दोनों मिलेगा उसको, तो दोनों नहीं मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा, ऐसा हमारे सीए इंस्टीट्यूट के मटेरियल में चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 3.156 में लिखा हुआ है, आप जाकर के पढ़ सकते हो। ओके, तो ओ आर और है, यानी इंप्रिजनमेंट और फाइन में से कुछ एक ही होगा, इस बात का ध्यान रखना, ओ आर और में टिक करना प्लीज। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमिटी, एग्जीक्यूटिव कमिटी और अदर कमिटी, जो सेक्शन 197 है, इसके बारे में अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है ये, जिसके बारे में चैप्टर नंबर 5 में पेज नंबर 5.9 में दिया हुआ है, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कितने जो एडवाइजरी कमेटी में है उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, कौन कौन उसमें कंसिस्ट करते हैं, ये येलो से मैंने लिखा हुआ है। प्लीज वीडियो को पॉज करके, ये वीडियो यूट्यूब पर फ्री में जा रहा है, आप इसको पॉज करके आराम से देख लेना, जितनी बार आपको देखना है अच्छे से रीड कर लेना। ओके, चलो हम एक बार इसको हटा देते हैं ताकि आप ऑब्जर्व करो तो आपको दिखे। ये मैंने लिखा हुआ को हटा दिया। ओके, आप इसको रीड कर लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है दोस्तों, अगला जो सवाल है वो सबसे नीचे में है, ये है कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग ऑन डेथ ऑफ बैंक्रप्सी। अगर कोई भी किसी के ऊपर में, ऐसे समझ लो ना कि मतलब प्रोसीडिंग चल रहा है, सीआईआरपी प्रोसेस चल रहा है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, वो कोई डिफॉल्ट वगैरह किया था तो जब तक वो जिंदा है तभी तक उसके ऊपर में सीआईआरपी प्रोसेस चलेगा। मान लो गवर्नमेंट का जो केस है वो बहुत ही लंबा चलता है, बहुत ही स्लो चलता है, ये इंडिया है भाई, तो वो जब तक जिंदा है तभी तक उसके ऊपर में वो केस चलेगा। जैसे ही उसका डेथ हो जाएगा उसके बाद वो केस ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। यही है आंसर में, कि वो जब तक अलाइव है तभी तक वो केस चलेगा। ये चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 4.71 में इसके बारे में ये सेम टू सेम लाइन लिखा हुआ जो मैंने यहां पर लिखा, आप जाकर चेक कर सकते हो। ओके, टॉपिक सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, अब आप याद कर लोगे तो आपका एग्जाम भी सही हो जाएगा। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। मान लो कि कोई एक कंपनी बंद हो रहा है और गवर्नमेंट ने मेरे को एज अ लिक्विडेटर वहां अपॉइंट किया, तो हम वहां के सारे एसेट्स को बेचेंगे और वहां के जितने भी लोग जिसको पेमेंट करना है उस कंपनी को, उसको पेमेंट करेंगे। तो हम किस ऑर्डर में पेमेंट करेंगे, ये एक्सप्लेनेशन आपको सीए का जो एसपीओएम सेट सी का पेपर नंबर 4 आईबीसी का एग्जाम होगा उसमें ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहेगा। आपको सीक्वेंस सजाना है कि पहले किसको पैसा देंगे, तो भैया पहले किसको देंगे, लिक्विडेशन कॉस्ट साइड करेंगे, फिर वर्कमैन का और जो सिक्योर क्रेडिटर रहेगा उसका साइड करेंगे, फिर वेजेस 12 महीने तक का साइड करेंगे, फिर फाइनेंशियल डेप्ट जो अनसिक्योर्ड रहेगा उसके लिए साइड करेंगे। तो ये एक सीक्वेंस में आपको दिया रहेगा ए से लेकर के एच तक, और आपको उल्टा पुल्टा सीक्वेंस दे दिया रहेगा, आपको किसी एक को टिक करना रहेगा। और कोई एक ऑप्शन में जो ए नंबर में है, बी नंबर में है, सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर, एफ नंबर, जी नंबर और एच नंबर, ये सीक्वेंस सही से दिया रहेगा कि पहले इसको पे करेंगे, फिर बी को पे करेंगे, फिर सी को पे करेंगे, फिर डी को पे करेंगे। तो आपको ये सीक्वेंस याद करना है जो मैंने स्क्रीन पर प्रेजेंट किया है कि हम एज अ लिक्विडेटर एसेट्स बेच करके इस सीक्वेंस में पे करेंगे, जिसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया है एज पर गवर्नमेंट का रूल। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ओके, हम चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट में शेयर होल्डर को देते हैं।
ये लास्ट का भी तीनों याद कर लोगे ना, मतलब ये हम आपको एक तो घटिया वाला ट्रिक बता रहे हैं, आप ऐसा मत करना, आप पूरा सीक्वेंस याद करना। ऐसे हमारे जो कुछ स्टूडेंट हैं जो थोड़े से खुरापाती दिमाग के हैं, उनका ये कहना है कि सर अगर लास्ट का सिर्फ 3 याद कर लेंगे तो ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो रिमेनिंग डेब्ट एंड ड्यूज है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और इक्विटी शेयर होल्डर, ये सबसे लास्ट में तीनों आता है। तो ये सबसे लास्ट में तीनों एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, उसको टिक किया है वो लोग, और उसका करेक्ट भी है बिकॉज सी इंस्टीट्यूट का मैथ में भी वही दिया है। लेकिन आप पूरा सीक्वेंस पढ़ना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, अब इसके बारे में दोस्तों, अब हम आपको कुछ केस बोलेंगे जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आया है, और उस केस को मैंने यहां पर पूरा कॉपी पेस्ट नहीं किया है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अभी हम आपको 7-8 केस बोलेंगे, जिसका चैप्टर नंबर और पेज नंबर हम आपको दोनों बता देंगे। आप जाकर के इंस्टीट्यूट के मैट में वो एक नॉलेज पर्पस के लिए प्लीज रीड कर लेना, बिकॉज उसके ऊपर में इंस्टीट्यूट 5-5 क्वेश्चन पूछ दे रहा है उसी केस के ऊपर में। तो पहला जो है वो स्विस रॉबिन प्राइवेट लिमिटेड एंड ANR वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड ORS, इसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 7.17 में आपको दिखेगा। एक बार हम आपको लेकर के चलते हैं। 7.17 ये आपको दिख रहा है, पेज नंबर 7.17 में हम अभी आए हैं। हम आपको पेज भी दिखा दे रहे हैं ताकि आपको इजी हो। ये पेज नंबर 7.17 है और ये केस है स्विस रॉबिन प्राइवेट लिमिटेड एंड ANR वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। प्लीज इस केस को एक बार आकर के रीड कर लीजिएगा ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि इस केस में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है। एग्जाम में इस केस के ऊपर में क्वेश्चन आया है। ओके, वैसे ही हम आपको दूसरा केस एक दे रहे हैं बीके एजुकेशनल सर्विस वाला, जो कि पेज चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 7.15 में दिखेगा। प्लीज इसको भी जाकर के रीड कर लीजिएगा, इंस्टीट्यूट के मैट में आपको दिखेगा। चलो हम आपके सेफ्टी के लिए फटाफट से टिक करवा देते हैं। पेज नंबर 7.15 में ये वाला जो टॉपिक आपको दिख रहा है, ये केस आपको जाकर के इंस्टीट्यूट के बुक से पढ़ना है। अब आपके मन में ये आ ही सकता है कि इंस्टीट्यूट का मैट कहां पे है, तो इंस्टीट्यूट के मैट के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। अगर आप मेरे से सीनियर हैं तो भैया जी, अगर आपको इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है वो ICAI का जो वेबसाइट है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ड्राइव का लिंक दिखेगा, जो हमारा गूगल ड्राइव का लिंक है। उस पर अगर आप क्लिक कर दोगे, एक बार प्लीज क्लिक कर देना, तो आपको CS CS CMA फाउंडेशन इंटर फाइनल का सारा रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट का, RTP MTP पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग, मॉडल टेस्ट पेपर, सब कुछ वहां पर अपलोड किया हुआ है हमारे ड्राइव पर। एनी टाइम एनीवेयर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। तो आप हमारे ड्राइव के लिंक को क्लिक करके ले लेना। अगर आपको वो ड्राइव का लिंक क्लिक करने के बाद आपको वन टाइम ओपन हो, बार बार वीडियो में जाना पड़े, तो आप प्लीज अपने इस भाई को, मेरा नाम रवि है, आप मेरे को पर्सनली इस नंबर पर, रविशंकर मिश्रा इज माय फुल नेम, ओके, आप मेरे को पर्सनली इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना और बोलना कि ड्राइव का लिंक दे देने के लिए। तो हम आपको ड्राइव का लिंक दे देंगे, जिससे आप कभी भी किसी भी टाइम उस लिंक पे क्लिक करके इंस्टीट्यूट के मैथ का उस चैप्टर में चले जाओगे, जो केस हम आपसे पढ़ने के लिए हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, बिकॉज वो उस पर बार बार क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप एक बार पढ़ो और थोड़ा ज्यादा नंबर से पास करो, ताकि आप वीडियो में आकर कमेंट करोगे कि मेरे को इतना ज्यादा नंबर मिला, तो ज्यादा लोगों को ये हेल्प करेगा। और मेरा जो इतना मेहनत से बनाया हुआ नोट्स है, ये नोट्स मैंने खुद से बनाया है। यहाँ पर हमारे जो ट्यूशन सेंटर है, इसका नाम है एलिट CA, ये यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह है। इसका नाम है ऑल इंडिया रैंक 1। हमारा टारगेट रहता है स्टूडेंट को पढ़ाने का, और ये मेरा पर्सनल नंबर है, और ये कृष्णा केडिया मैम का है। तो ये मेरा खुद का नोट्स बनाया हुआ है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करे ताकि मेरे नोट्स बनाने का मकसद पूरा हो। ओके, जो अगला वाला जो केस है, ये हम आपको दिखाते हैं एक बार। जो अगला केस है वो है मोबिलॉक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 7.7 में आपको दिखेगा। प्लीज जाकर के एक बार रीड कर लीजिएगा। हम आपको फिर से आपके सेफ्टी के लिए दिखा देते हैं। ये है पेज नंबर, चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 7.7 में ये है वो वाला केस सिनेरियो जो हम आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, ये वाला केस है कि साधीधर वर्सेस इंडियन ओवरसीज बैंक एंड ORS। ये आपको पेज नंबर, चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 7.28 में दिखेगा। 7.28 ये भी हम आपको एक बार ले जाकर के टिक करवा दे रहे हैं स्पीड में, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही देर में वीडियो में क्वेश्चन क्या रहेगा और 4 ऑप्शन क्या रहेगा वो स्टार्ट होने वाला है। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये है फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 4.9। इसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, वो इसलिए क्योंकि देखो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस पर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर अलग अलग क्वेश्चन आया था इसके ऊपर में। तो एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आया था ये हमारे स्टूडेंट से मेरे को नहीं मिला है, मगर ये टॉपिक कंफर्म है, इसके ऊपर में क्वेश्चन आया है। ओके, और इंस्टीट्यूट के पास फिक्स्ड टॉपिक है, फिक्स्ड क्वेश्चन है, फिक्स्ड क्वेश्चन 300 क्वेश्चन है, जिसमें से 300 क्वेश्चन है, जिसमें से 50 क्वेश्चन वो पिक करके आपको देंगे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, आपको 100 मार्क्स में से उसका 50% जो है वो आपको लाना है, यानी 50 मार्क्स लाना है। 50 मार्क्स लाने के लिए आपको 25 क्वेश्चन करेक्ट करना है, और अभी इस वीडियो में अप्रॉक्स 300 क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे। इनफ है ये वीडियो आपको पास करवाने के लिए। प्लीज ये वाले टॉपिक को भी रीड कर लीजिएगा, पेज नंबर 4.9 में आपको दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 17 है, कोरम एट द मीटिंग, इसके बारे में इंस्टीट्यूट 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, आपके नसीब में हो सकता है कि कोरम ऑफ द मीटिंग का जो एक केस है जिसके ऊपर में 3-4 क्वेश्चन है, वो वाला पूरा केस ही आ जाए। और कुछ हमारे स्टूडेंट का कहना है कि कोरम ऑफ द मीटिंग पर एक ही क्वेश्चन आया था, लेकिन एक्सप्लेनेशन 1 to 3 पॉइंट में ही फिक्स है दोस्तों, 1 to 3 पॉइंट में ही फिक्स है। इसी में से किसी एक को आ गया कि उसका एटलीस्ट 33% वोटिंग शेयर होना चाहिए,
और किसी को पूरा ही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि वेयर अ मीटिंग ऑफ, मतलब ये क्वेश्चन भी आ गया 33% वोटिंग शेयर होना चाहिए, वेयर अ मीटिंग ऑफ कमिटी कुड नॉट बी हेल्ड फॉर अ वांट ऑफ कोरम, मीटिंग शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड एडजर्न द सेम टाइम एंड प्लेस ऑन द नेक्स्ट डे, और एडजर्न मीटिंग जो है वो हमारा अटेंड किया जाएगा। यहाँ पर जो है ना एडजर्न मीटिंग शैल बी कोरेट विद द मेंबर ऑफ कमिटी अटेंडिंग द मीटिंग, यानी एडजर्न मीटिंग में कितने लोग आए हुए हैं 33% का जरूरत नहीं है, जितने लोग आएंगे उतने ही को कोरम मान लिया जाएगा। प्लीज इस बात को पढ़ लीजिएगा। ओके, ये मेरा रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर में बहुत चर्चा सुन लिए हैं, कान में बहुत बार आ चुका है कि ये क्वेश्चन आया है, और बहुत दिन से हम क्वेश्चन इकट्ठा कर रहे हैं कि हम कब थोड़ा सा टाइम निकाल पाएंगे कि इस पर वीडियो बनाएं। ओके, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। आप एक बार अगर मान लो किसी का एक बार वो फेल कर जाता है तो 500 रुपीज दे करके, एक तो ये खर्चा लग जाता है, दूसरा उनको फिर से सारा दिन अपना बर्बाद करके वो सेंटर जाओ, बाइक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से वहां जाओ, पूरा डे जो है वो एक तरह से 1 डे उनका बर्बाद हो जाता है। ओके, तो इसमें तो पास ही होना सिर्फ जरूरी है, आप 100 लाओ या 50 लाओ, बात बराबर है। तो उनका 500 रुपीज को आपका ये भाई रविशंकर मिश्रा बचाने का कोशिश कर रहा है, और 1 डे को बचाने की कोशिश कर रहा है। 1 डे इज मोर इंपॉर्टेंट देन 500 रुपीज। तो ये दोनों ही हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम आपको अगला जो क्वेश्चन है वो हम आपको बताते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऊपर में ऑर्डर जो है वो ए से लेकर के ई तक है। इस सभी पॉइंट को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये जो केस है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, और उसी के बेसिस पर एमसीक्यू बनाया जाता है। अभी आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, एलिजिबिलिटी ऑफ बैंकरप्सी ट्रस्टी, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 4.42 में दिखेगा। आप ध्यान दीजिएगा कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी चैप्टर और पेज नंबर मैंने इंस्टीट्यूट के मैथ से लिख दिया है, जो इंस्टीट्यूट के मैथ में एग्जैक्टली वो जहां दिया हुआ है। ओके, तो ये एलिजिबिलिटी बैंकरप्सी ट्रस्टी वाला जो है, एलिजिबिलिटी ऑफ बैंकरप्सी ट्रस्टी चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 4.42 में है। और एलिजिबिलिटी जो है इसके लिए इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन है जो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर में 3 क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट बना रहा है, 3 क्वेश्चन, और उस तीनों क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए मेरे भाइयों एवं बहनों, प्लीज आपको, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको ये पूरा जो येलो किया हुआ है ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने स्क्रीन पर अभी शो किया है ये पूरा ही जो इसका ट्रस्टी का एलिजिबिलिटी है, बैंकरप्सी ट्रस्टी का, उसको जानने के लिए पूरा येलो वाला आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लीज पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 2.3 में दिया हुआ है। इसके बारे में यहां से लेकर के, यानी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के बारे में, जो कंसल्टेशन विद आरबीआई इट हैज नोटिफाइड बाय द, इसके यहां तक एक्सप्लेन किया हुआ, और मेनली ये 500 करोड़ और मोर पे टिक करना है। एसेट साइज 500 करोड़ और मोर, इस पे टिक करना है। ये देखो, इसमें 4 ऑप्शन है। ओके, 4 ऑप्शन है जहां तक मेरे को खबर है मेरे पास, ये सारा लाइन सही है। बस 2 ऑप्शन ऐसा है जिसमें आरबीआई के साथ कंसल्ट करना है, और ये जो 500 और मोर है ये दिया हुआ है, लेकिन यहां पर मोर देन 500 एक जगह दे दिया है और एक जगह 500 और मोर दिया है। आपको टिक करना है 500 करोड़ और मोर पे टिक करना है, और होना चाहिए। और अगर नहीं है 500 करोड़ के, मतलब हायर होना चाहिए, 500 करोड़ के हायर, यानी मोर देन 500 करोड़ ये लिखा हुआ है तो नहीं चलेगा। 500 करोड़ और मोर देन 500 करोड़ दोनों ऑप्शन जिसमें रहेगा उसको टिक करना है। प्लीज ये ध्यान दीजिएगा। अगला है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। रजिस्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, सेक्शन नंबर 210, चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 2.3। इसके बारे में ये जो टॉपिक दिख रहा है ना, बोर्ड शैल एक्नॉलेज विद इन 7 डेज ऑफ इट्स रिसिप्ट, इसके बारे में, इसके ऊपर में क्वेश्चन आ रहा है कि इसको सीओसी एक्नॉलेज करेगा, इसको बोर्ड एक्नॉलेज करेगा। ओके, इसी के बारे में सीओसी के ऊपर में दो एमसीक्यू, मतलब 2 ऑप्शन इन एमसीक्यू क्वेश्चन, और बोर्ड के ऊपर में 2 ऑप्शन दे दिया है। इसमें दे दिया है एक जगह 7 डेज, एक जगह दे दिया है 14 डेज। इसमें 7 डेज, एक जगह 14 डेज दे दिया है, यानी आपको बेवकूफ बनाने का पूरा कोशिश किया गया। आपको बोर्ड और उसका 7 डेज वाला जो ऑप्शन है वो टिक करना है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी वाले टॉपिक में। प्लीज ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। रजिस्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी पे 2 क्वेश्चन आ रहा है। टू बी ऑनेस्ट, जो मेरे पास खबर है इसके ऊपर में 3 क्वेश्चन आ रहा है। ओके, पहले हम आपको ये बता दें, ये चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 5.24 में गिवन है, सेक्शन नंबर 210, वहीं से हम कॉपी किए हैं। इसके ऊपर में 3 क्वेश्चन आ रहा है कि ये पहला तो है पब्लिक कंपनी वर्ड इस पे यूज किया हुआ है। दूसरा है इसका मिनिमम नेटवर्थ 50 करोड़ होना चाहिए। 50 करोड़ वाले में आपको 50 करोड़, 5 करोड़, 500 करोड़ और 5000 करोड़, ये 4 ऑप्शन है। 500 करोड़ तो 5000 करोड़ तो ऐसे भी लोगों को लगता है कि ये बकवास कर रहा है, 500 भी नहीं लगता है। 50 और 5 करोड़ में लोग फंसते हैं, तो 50 करोड़ पे आपको टिक करना है। प्लीज ध्यान रखिएगा। ओके, और अगला जो तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, जो आपका केएमपी है, पर्सन है जो 5% डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेड अप शेयर कैपिटल का होल्ड करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में उनको भी कंसीडर किया जाता है। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आपके सेफ्टी के लिए आप अच्छे से देख पाओ, इसलिए हम एक बार पूरा स्क्रीन को फिर से साफ कर देते हैं ताकि आप वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से रीड कर लो। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। इस टॉपिक के ऊपर में क्वेश्चन आ रहा है, आप पढ़ लीजिएगा। ओके, वो वही क्वेश्चन हम आपको अभी मेंशन कर रहे हैं जो एग्जाम में आता है, और वो टॉपिक हमारे जो एग्जाम दे के आते हैं उनके साथ मेरा डिस्कशन है। प्रीवियस 1 ईयर से हम टॉपिक मतलब इकट्ठा कर रहे हैं।
फाइनेंशियल जो डेप्ट है इसके ऊपर में आपका एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 3.6 में दिखेगा। ये जो है वो ABCDEF ये फाइनेंशियल डेप्ट में इतने सारे चीज को कंसीडर किया जाता है, आप पढ़ लीजिएगा। इसी में से कोई ना कोई ऑप्शन दिया रहेगा कि ये फाइनेंशियल डेप्ट है कि नहीं ये बताओ, तो आपको टिक करना रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और है जिसका हम डायरेक्टली उस वो टॉपिक मेरे को पता है, जैसे अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के बारे में चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 3.42 में गिवन है। तो आप 3.42 पेज में जब आप जाएंगे तो आपको ये वाले टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दिखेगा। आप इंस्टीट्यूट के मैथ्स से इसको रीड कर लीजिएगा। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सेक्शन नंबर 16, इसके बारे में क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बार बार पूछ रहा है अपने एग्जाम में। आपके नसीब में क्या क्या क्वेश्चन आता है, 300 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ही तो पिक होगा, तो आपको पूरा ही वीडियो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग का 1 घंटा आप कर लिए या आधा घंटा आप कर लिए तो उसी में से फंस जाएगा, फिर आकर के ये मत बोलना कि इस वीडियो में कुछ भी मैच नहीं किया। प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, तभी उस 300 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन पिक करके आपके स्क्रीन पर आएगा ये मुझे भी नहीं पता है। हो सकता है इस वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन हम आपको बताएं वही आपके एग्जाम में आ जाए ज्यादा से ज्यादा, इसलिए पूरा वीडियो देख लेना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ये टॉपिक करना है। अगला है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 5.9 में आपको दिखेगा। आपको ये वाला टॉपिक रीड कर लेना जो हम आपको अभी स्क्रीन पर दिखाए हैं। देखो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज रीड कर लेना, इसके बारे में बार बार क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रहा है और 3 क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक के ऊपर में। अब इंस्टीट्यूट क्या पूछता है, अब आपको वो वाला टॉपिक एक बार रीड करके उसके कीवर्ड को लर्न कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस मतलब रेजोल्यूशन प्रोसेस, चैप्टर 3A ऑफ पार्ट 2 सेक्शन 54A टू 54P, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 3.13, सॉरी चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 3.113 में आपको दिखेगा, पेज नंबर 3.113। ये जो आपको दिख रहा है यही वो टॉपिक है, यही वो टॉपिक है जिसके बारे में इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं भाई, पेज नंबर 3.113, ये 3.113 है और इस टॉपिक के ऊपर में इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रहा है। एक एमसीक्यू तो इसी के ऊपर में है, दूसरा है सबमिटेड टू एनसीईआरटी, मतलब जो मेरे को पता है, हम थोड़ा सा चाहते हैं कि आप भी रीड करो, इसलिए हम आपको एग्जैक्टली नहीं बता रहे हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या आपको पढ़ना है। थोड़ा सा टॉपिक, इस टॉपिक को आप फुल रीड कर लेना। 2 क्वेश्चन तो ये है 10 लाख के बारे में, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि इसके ऊपर में आ रहा है और किसको सबमिट करना है, तो एनसीईआरटी को मतलब एनसीईआरटी को करना, नॉट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भी एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा, एक सुप्रीम कोर्ट दिया रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट दिया रहेगा, तो एनसीईआरटी को करना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर के बारे में पेज नंबर 3.64 में एक्सप्लेनेशन है और ये भी आपको रीड करना है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ रहा है। पेज नंबर 3.64, ये जो आपका ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर का जो मीटिंग है जिसके बारे में कमिटी ऑफ क्रेडिटर, रुक जाओ वो नहीं, ऊपर वाला नहीं, ये पेज नंबर 3.64 में मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर के बारे में एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, ऊपर से नहीं करना है, जो डायग्राम है वो नहीं करना है, नीचे एक्सप्लेनेशन है पेज नंबर 3.64 में, मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर। दोस्तों सेक्शन नंबर 24 आपको पढ़ना है, ये एग्जाम में आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट शेड्यूल है चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 5.15, जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 5.15 है, फर्स्ट शेड्यूल के बारे में पेज नंबर 5.15, ये आपको करना है फर्स्ट शेड्यूल, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको बताते हैं। चलो अभी हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। ओके, इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है पेज नंबर 3.21। इसके मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन सीआईआरपी के बारे में जो बताया था वो भी इसी टॉपिक से कहीं ना कहीं रिलेटेड था और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन इंसॉल्वेंसी प्रोसेस मतलब रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, ये आप यहां पर एक बार रीड कर लीजिएगा। सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में पेज नंबर 3.21 चैप्टर नंबर 3 में इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखेगा। एक और क्वेश्चन है, उसके बाद स्टार्ट होने वाला है एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें आपको एक क्वेश्चन क्या रहेगा, उसका 4 ऑप्शन क्या रहेगा और करेक्ट ऑप्शन किसको टिक करना है वो दिखेगा। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो है इनिशिएशन डेट। इनिशिएशन डेट के बारे में पेज नंबर 3.7 चैप्टर नंबर 3 में है, आप इसको जाकर के एक बार रीड कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 3.7 इनिशिएशन डेट आपको दिखेगा, ये है आपका इनिशिएशन डेट। ओके, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ये मैंने यहां पर लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 31 है, यहां से आपको क्या क्वेश्चन रहेगा और 4 ऑप्शन क्या टिक करना है। मेरा आपसे ये रिकमेंडेशन है कि क्या क्वेश्चन रहेगा ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ओके, मेरे वीडियो से अच्छे से पढ़ लेना और उसमें क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा सिर्फ वही पढ़ना, क्योंकि जब आप एग्जाम के 1-2 दिन पहले ये वीडियो को अच्छे से देख रहे हो तो आप जब एग्जाम में बैठो तो जो करेक्ट वाला ऑप्शन है वो आपको इजीली याद आ जाए कि हाँ ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। ओके, तो क्वेश्चन है, फाइनेंशियल क्रेडिटर फाइल अ सेक्शन 7 एप्लीकेशन कंप्लीटली इन फॉर्म नंबर 1 but forget to send a copy to corporate debtor. NCLT order rectifies within 7 days, but the creditor cures the defect on the 10th day. What happens? इसका करेक्ट आंसर है कि application is maintainable because 7 days period is directory not mandatory. आपको इसमें दिया रहेगा वो मैंडेटरी है 7 डेज का, ये का वो का,
तो आपको ये लिखना है कि वो जो 7 डेज है वो डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। इस ऑप्शन को आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ ही गए होंगे कि एक फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो एप्लीकेशन देना कंप्लीटली ऐसे समझ लो कि फॉरगेट, मतलब वो भूल गया फॉर्म 1 वाला एप्लीकेशन देना। एनसीएलटी ये बोलता है कि भाई 7 डेज के अंदर आप दे दीजिए, ओके। और ये इसको जो है वो 10th डे को वो वाला याद आया कि चलो मैं 10th डे को ठीक करता हूं, तो 7 डेज यहां मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी है, ओके। तो आप 7 डेज के बाद भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है कि अ होम बायर होल्डिंग 1 फ्लैट बुकिंग अलॉन्ग विथ 2 फ्लैट इन हिज वाइफ नेम want to join the other file section 7, ओके। इसके बारे में एक जो ऑप्शन है ना ये आपको दिखेगा, वन ऑप्शन दिखेगा, वन ऑप्शन को आपको टिक करना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो है अ कॉर्पोरेट डेटर हैज defaulted on 80 lakh in 2023, can financial creditor file CIRP against corporate debtor? ये मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि 1 करोड़ या उससे ज्यादा का रहेगा तभी आप CIRP फाइल कर सकते हैं। वो 1 लाख वाला जमाना गया, ओके। अब 2020 का मार्च 2020 को ये रूल आया था कि 1 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर आपका डिफॉल्ट है तभी आप CIRP प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं। ये आप याद रखिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। एक और बात कि आप जब कभी भी, अभी तो आप सीए फाइनल में हैं तभी आप ये एसपीओएम का वीडियो देख रहे हैं, तो आने वाले कुछ समय में आपका सीए फाइनल का एग्जाम होगा, तो हम लोग सीए सीएस सीएमए का फाउंडेशन, इंटर और फाइनल का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं जिसको लाखों लोग उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, ओके। आप जब कभी भी सीए फाइनल का एग्जाम दोगे तो आपका ये भाई सीए फाइनल एफआर का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता है, जो कि फ्री रहता है। रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, ये चार्जेबल है, थोड़ा थोड़ा करके चार्ज है, जो कि हमारे वेबसाइट पर मिलेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट का लिंक दिखेगा, ओके। तो आप कम से कम एफआर का वीडियो का जरूर बेनिफिट उठाना, क्योंकि वो फ्री है, वो यूट्यूब पर है। और 80+ मार्क्स का जिस किसी भी सब्जेक्ट का आप इंपॉर्टेंट हम लोग का फॉलो करोगे उसमें 80+ मार्क्स स्कोर करने के लिए आप रेडी रहना, ओके। 80+ मार्क्स आपका उसी में से दिखेगा जो हम आपको क्वेश्चन बताए रहेंगे, ओके, वीडियो में। और हम जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे वो सारा ही मटेरियल आपके पास ऑलरेडी घर पे है। हम सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, सीए इंस्टीट्यूट का आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, इसको ही यूज करेंगे, ओके। और वो सारा एक जगह कंपाइल किया हुआ हम ड्राइव का लिंक भी आपको दे देंगे, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिखेगा। बस आपको बताया हुआ सारा क्वेश्चन करना है। और अगर आप समझ लो कि 100% जो सिलेबस है उसका आपको मान के चलो कि 50% ही अगर आप टाइम दोगे तो सारा इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कम से कम 2 बार कंप्लीट भी कर पाओगे, क्योंकि काफी कुछ हम एक्सक्लूड करवा दिए रहेंगे। जो बोले रहेंगे इंपॉर्टेंट वो आपके लिए इतना कम रहेगा कि आप 2 बार कर भी पाओगे, और 80+ मार्क्स का आपको उसी में से दिखेगा एग्जाम में। एएफएम का पेपर अभी इतना हार्ड आ रहा है, एएफएम में भी हमारा 80+ का मैच करता है और 2 बार 90+ का भी मैच किया अभी प्रीवियस 4 अटेम्प्ट का हम आपको बता रहे हैं। तो आप जब सीए फाइनल का एग्जाम दोगे, मेरा जो एफआर का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो है यूट्यूब पर आपको दिख जाएगा, एलिट सीए, उस पर आप सर्च करना। एग्जाम के 5 मंथ बिफोर हम यूट्यूब पे डालते हैं, यानी पिछला एग्जाम होने के जस्ट बाद डाल देते हैं अगले एग्जाम के लिए, ओके। और फिलहाल आपको क्या करना है, आप भूल जाओगे, इसलिए आप मेरे इस नंबर को सेव कर लो, गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल करके, ओके। वैसे मेरा नाम रविशंकर मिश्रा है, मेरे नाम से भी सेव कर सकते हो, ये 9007746507, इस नंबर को सेव कर लो। आपका ये भाई आपके सीए बनने तक डेफिनेटली काम आएगा, ये हम गारंटी देते हैं आपको। आप इस नंबर को सेव कर लीजिए, अपना एक भाई समझ के, अपना फैमिली मेंबर समझ के। जब कभी भी आप मुसीबत में पड़ो कि कैसे भी करके एग्जाम निकालना है, उस टाइम में आप मेरे से गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेना, ओके। एक और चीज की हमारा डाउट सॉल्विंग फ्री है, गाइडेंस फ्री है, मेंटरशिप फ्री है। किसी भी सम्स को कैसे सॉल्व किए, ये अमाउंट कैसे आया, जब आप फाइनल का प्रिपरेशन के लिए बैठोगे तब आपको वो दिक्कत हो सकता है कि कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसा भाई होता जो आपको सपोर्ट करता, ये बता देता है कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो उस टाइम में भी आप इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट करके ले सकते हो मेरे से उस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो फ्री में आप समझ सकते हो, ऑन कॉल या ऑन व्हाट्सएप। ऐसे मेरा सीए फाइनल का एफआर का ऑलमोस्ट जितना भी बड़ा बड़ा चैप्टर है उसका ऑल आईसीए मटेरियल का सम्स करवाते हुए, ओके। ऑल आईसीए मटेरियल का सारा इलस्ट्रेशन, टेस्ट योर नॉलेज के अंदर का सारा प्रैक्टिकल, टेस्ट योर नॉलेज के अंदर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और मॉड्यूल के लास्ट का सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल है उसको पूरा सम सॉल्व करवाते हुए यूट्यूब चैनल पर हम फ्री में डाल दिए हैं। एफआर एंड एएफएम का ऑल चैप्टर को करवाते हुए, ऑल सम्स आईसीआई का मटेरियल को करवाते हुए यूट्यूब पे डाल दिए। इन शॉर्ट हम आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। आप मेरे इस नंबर को सेव कर लीजिए, 9007746507। हो सके तो एक बार मेरे को भी हाई लिख देना ताकि हम भी सेव कर लें, और आप मेरे व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह एंड ऑल से आप अपडेटेड रहो। आपको हम कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करें, ये मेरे लिए एक सौभाग्य का बात होगा। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, ओके। ऐसे जो चार्जेबल है वो है रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट, एफआर के अलावा एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी का, और आईबीएस सब्जेक्ट जो पेपर नंबर 6 है सीए फाइनल का, उसका हम लोग स्ट्रेटेजी वीडियो यूट्यूब पर डाले हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आप मेरे से व्हाट्सएप पे ले लेना, और ऐसे सर्च भी करोगे तो आपको दिख जाएगा, ओके। सीए फाइनल का टेस्ट सीरीज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो फिलहाल आप एसपीओएम क्लियर करो, सेट ए सेट बी का भी वीडियो है फ्री में यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसको देख लेना अगर क्लियर नहीं हुआ तो, और सेट सी सेट डी का भी डाला हुआ ऑल पेपर का, उसको देख लेना अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने 33 बता दिया। 34 नंबर जो क्वेश्चन है ये हम आपको बताते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन
मैक्सिमम लोगों को देखने को मिला है जो सेक्शन 7 के ऊपर में फॉरेन बैंक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिखेगा, उसमें आपको एप्लीकेशन वैलिड फॉरेन बैंक में रिलाई ऑन एडवोकेट फाइल एप्लीकेशन एंड अदर एविडेंस ऑफ डेब्ट। ठीक है, आपको एडवोकेट वाला ऑप्शन को टिक करना है। ये क्वेश्चन रहेगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और आपको एडवोकेट वाले ऑप्शन पर टिक करना है, ये ध्यान में रखिए प्लीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, वो है अंडर सेक्शन 7 व्हेन डेब्ट is in form of securities, there are 2200 allottees. Okay, 2200 allottees. What is the minimum number required to jointly file CIRP? Okay, minimum number क्या रहेगा, तो आप समझ लो लेसर ऑफ ए और बी। आपको ए और बी का जो लेसर है, ए 100 है और बी है आपका मतलब 10% ऑफ 2200 करोगे तो 220 आएगा। तो रूल ये है कि कितने लोग फाइल करेंगे, तो लेसर ऑफ 100 मिनिमम होना चाहिए और 10% ऑफ जो टोटल अलॉटीज है उसका 10% विच एवर इज लोअर होना चाहिए। तो इस दोनों का लोअर 100 हो रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। आप एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको ऐसे ही एक्सप्लेनेशन दिखेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, बस उसका 10% और 100 विच एवर इज लोअर ले लेना आप। मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, आप करेक्ट ऑप्शन को और क्वेश्चन को, सिर्फ ये दो चीज को पढ़ते हुए चलिएगा। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा अगर आपको स्पीड लगे तो। क्वेश्चन नंबर 36 है, एन ओसी सेंट अ डिमांड नोटिस इन फॉर्म 3 but attach no invoice because no invoice was raised during the transaction. CD argues application is invalid. Correct option इसका क्या रहेगा, तो valid ये है कि form 3 is sufficient if debt can be proved by other documents. Okay, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन ये है जिसमें एक कॉर्पोरेट डेटर डिफॉल्टेड इन अप्रैल, ओके, डिफॉल्टेड इन अप्रैल पीरियड कवर्ड बाय सेक्शन 10 सेक्शन 10A OC फाइल CIRP मतलब ऑपरेशनल क्रेडिटर, ओके, in 2023 for the same default, what happens? तो बोल रहा है application must be rejected because default during 25 March 2025, okay, and March 2021 are permanently buried. Okay, इस ऑप्शन को permanently buried को आप टिक कर लीजिए, permanent buried आपको टिक करना है, ये वाला एक्सप्लेनेशन है और क्वेश्चन का 4 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ये है। 38 नंबर में ये बोल रहा है कि a CD dispute quality of goods after receiving section 8 notice, dispute is supported by email chain पेंडिंग अट्रीब्यूशन, व्हाट शुड एनसीएलटी डू? तो इसमें एनसीएलटी उसको रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट बिकॉज अ रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट। यहां पे एनसीएलटी उस चीज को जो है वो रिजेक्ट कर देता है जिसमें डिस्प्यूट रियली एग्जिस्ट कर रहा होता है। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेशनल डेप्ट? तो ऑपरेशनल डेप्ट का जब आप एक्सप्लेनेशन सी इंस्टीट्यूट का बुक में पढ़ोगे तो उसमें ये ऑपरेशनल डेप्ट नहीं है। ओके, आपको मैंने डेप्ट के ऊपर में पढ़ाया भी था, अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया भी था, तो ये नहीं है। जैसे एडवांस पेड फॉर गुड्स that were never supplied, तो ये ऑपरेशनल डेप्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म ओन मनी ओसी फाइल सेक्शन 9 अगेंस्ट वन पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर होल्डर, व्हाट हैपेंस? तो सेक्शन 9 इज इनवैलिड, सीडी मस्ट बी द फर्म इटसेल्फ। ओके, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, एफसी फाइल सेक्शन 7 एनसीएलटी टेक्स 20 days टू डिसाइड एंड रिकॉर्ड द रीजन लेटर, वैलिड। तो इसका ऑप्शन है कि ये वैलिड है भाई, पीरियड इज डायरेक्टरी है, बिकॉज वो 20 days ले लिया भाई, लेकिन जो 20 days वो ले लिया तो 14 days जो इसका रूल है वो डायरेक्टरी है, वो मैंडेटरी नहीं है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन आप टिक करोगे कि ये वैलिड है। व्हेन डज सीआईआरपी लीगली कमेंस? तो जब उसका एनसीएलटी जो है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन बाय एनसीएलटी, जब एनसीएलटी उस बात को एडमिट करता है सीआईआरपी प्रोसेस को। सीडी का मतलब कॉर्पोरेट डेटर है, आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत, इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत शॉर्टकट यूज किया है। ओके, सीआईआरपी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ओके, तो सीडी रिफ्यूजेस डिलीवरी ऑफ सेक्शन 8 नोटिस, व्हाट हैपेंस? तो बोला यहाँ पे सर्विस डीम्ड कंप्लीट। ओके, सर्विस डीम्ड कंप्लीट ये है, आप इस ऑप्शन को टिक करिएगा। आप जब सीए फाइनल का एग्जाम दीजिएगा, एफआर का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो यूट्यूब पर एग्जाम के 4 to 5 मंथ बिफोर, यानी 4.5 मंथ बिफोर हम पहले ही अपलोड कर देते हैं, उसका बेनिफिट जरूर उठा लीजिएगा, उसको पूरा देख करके गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। एफआर में कॉपी पेस्ट 80+ मार्क्स का वही रहेगा जो हम आपको गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम देंगे उसके 4 मंथ बिफोर आपको यूट्यूब चैनल पर दिख जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा एलिट सीए एफआर गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस अटेम्प्ट। ओके, उसका बेनिफिट उठा लीजिएगा। फिलहाल आप सीए फाइनल का एग्जाम देने वाले हैं, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग उसका बेनिफिट उठाते हैं और उनके एग्जाम में वो रामबाण का काम करता है। फिलहाल आपके फैमिली में अगर कोई सीए इंटर में हो, सीए फाउंडेशन में हो, सीएमए सीएस कर रहे हो, फाउंडेशन इंटर फाइनल, तो इसका भी गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं और हर लेवल पर 1-2 सब्जेक्ट फ्री है। सीए इंटर का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्री है, सीए फाइनल का एफआर फ्री है, सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स फ्री है, सीएमए इंटरमीडिएट का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्री है, सीएमए फाइनल का एसएफएम और सीएफआर फ्री है, सीएमए फाउंडेशन का अकाउंट्स फ्री है, सीएस एग्जीक्यूटिव का जेआईजीएल सीएमएसएल फ्री है, सीएस फाइनल का ईएसजी सब्जेक्ट फ्री है। तो ये फ्री वाले सब्जेक्ट एटलीस्ट आपके फैमिली में जो कर रहे होंगे पढ़ाई, उनको आप रेफर कर सकते हो, एटलीस्ट फ्री वाले सब्जेक्ट को वो देखेंगे। आप भी सीए फाइनल का एफआर जब आप देखोगे तो आपका एकदम 100% ये मन करेगा कि यार
AFM ऑडिट DTIDT भी ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही वो चार्जेबल है, बिकॉज आपको उसी अटेम्प्ट में वो सीए बनाने के लिए मोर देन इनफ रहेगा। इतने सारे लोग बेनिफिट उठा रहे हैं, आप भी उसका उठाओ, इसीलिए हम आपको बार बार ये याद दिला रहे हैं। ओके, और अगर आपको किसी वजह से वो वीडियो यूट्यूब पर ना दिखे सर्च करने पर, तो आप मेरे इस नंबर को सेव कर लीजिए व्हाट्सएप पर, मेरे को भी हाई लिख दीजिएगा, ताकि हम व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह लगाते रहते हैं, तो उससे आप अगर देखते रहो तो आपको तुरंत याद आ जाए वो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस से 9007746507, इस नंबर को आप सेव कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो 44 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कि अ कॉर्पोरेट डेटर कंप्लीटेड CIRP इन 2022 एंड वाज रिवाइव्ड, ओके, इन मार्च 2023, default happens again. Can CD itself file CIRP under section 10? No, because section 11 ये कहता है, section 11 bar a new CIRP within 12 months of completion. ये इसका करेक्ट आंसर है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन जो पेज क्वेश्चन नंबर 45 है वो ये कहता है कि एन OC फाइल सेक्शन नंबर 9 एट हियरिंग CD produces बैंक स्टेटमेंट, CD मतलब कॉर्पोरेट डेटर, ओके, प्रोवाइडिंग फुल पेमेंट क्लियरिंग आफ्टर द डिमांड नोटिस बट बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन करेक्ट आउटकम। तो NCLT रिजेक्ट करेगा इसको, बिकॉज डेप्ट यहां पर पेमेंट हो चुका है। आप पूरे क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, डेप्ट क्लियर हो चुका है, उसके बाद आप फाइल नहीं कर सकते, उसको रिजेक्ट ही करेगा NCLT। विच इज करेक्ट टाइम लिमिट टू रिप्लाई टू डिमांड नोटिस ऑफ OC? 10 days। ओके, ये करेक्ट टाइम है, 10 days। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेजोल्यूशन प्लान इज करेक्ट? तो इट में इंक्लूड मर्जर और अमलगमेशन और डीमर्जर, ये करेक्ट है दोस्तों, प्लीज पढ़ लीजिएगा एक बार। अगर आपके मन में ये कहीं आए कि ये वाला PDF सर मेरे को मिल जाता तो बढ़िया था, तो PDF आपको अगर लेना है तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिए, जिससे एक बार इस क्वेश्चन और उसका करेक्ट आंसर का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आपके कान में चला गया रहेगा। तो जब आप खुद से इसको पढ़ोगे तो वो इजिली आप रिकॉल कर पाओगे और स्पीड में आप पढ़ पाओगे। जब आप किसी के द्वारा एक बात सुन चुके होते हो तो खुद से पढ़ने टाइम में थोड़ा एक स्पीड पकड़ा रहता है। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को टिल एंड आप जरूर देख लीजिए, ये है मेरा। ओके, और टिल एंड आप देखिए, हम आपको इस वीडियो के लास्ट में ये बोल देंगे कि आपको ये PDF हम कैसे प्रोवाइड करेंगे। बस वीडियो पूरा लास्ट तक आप देख लीजिए, हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बोल देंगे कि ये PDF आपको कैसे मिल सकता है, उसका प्रोसेस बता देंगे। ओके, चलिए लास्ट में हम आपको बोलेंगे, लास्ट में। ओके, अब आप आज ये जो क्वेश्चन नंबर 49 है हम आपको वो बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ओके, यहां पर ये कह रहा है कि अ कॉर्पोरेट बैंक होल्डिंग ओनली सिक्योरिटी इंटरेस्ट थ्रू प्लेस कोलेटरल फाइल सेक्शन नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट सेज, पहला है इट इज सिक्योर्ड क्रेडिटर, ओके, इट इज सिक्योर्ड क्रेडिटर बट नॉट FC क्वास CD। ठीक है, आपको ये ऑप्शन दिखेगा, आपको ये टिक करना है एज अ करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आपको बताते हैं, जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी हम आपको स्पीड में क्वेश्चन बताते चलते हैं। ये 50 नंबर क्वेश्चन है, सिचुएशन CIRP रन for 180 days, COC 690 days extension, after that expiry NCLT delay, final order and 360 days pass। वैलिड क्या है इसमें? तो अगर आपको पूरा CIRP मतलब जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवाना है तो इसमें 30 डेज के अंदर ये कंप्लीट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हु अपील IRP एट द एडमिशन स्टेज? तो IRP के लिए, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए NCLT अपील करता है। OC फाइल सेक्शन नंबर 9, NCLT admits CIRP start, later OC want to withdraw voluntarily, what happens? Okay, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है cannot withdraw after admission because other creditors right arises। Okay, आगे बढ़ते हैं। Which of the following evidence can financial creditor submit under the registration 2A? तो इसमें है certificate of copy of entries in the bankers books और tribunal order of non-payment। This is the correct answer। Okay, आगे बढ़ते हैं। Corporate debtor dispute debt and produces Febrevol's baseless letter with no document as per the Mobile Act test, what will NCLT decide? तो इसमें ये जो इसके ऊपर में आ रहा है, इसमें एडमिट ऑप्शन आपको एक दिखेगा, डिस्प्यूट इलिजरी एडमिट, उसको आपको टिक करना है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, ये आपको पता है, ये सेक्शन 11 में कवर है। विच सेक्शन प्रिवेंट्स मतलब कॉर्पोरेट डेटर अंडर CIRP फ्रॉम फाइलिंग अनदर CIRP? तो सेक्शन 11 में ये प्रिवेंट है, ये आप कभी ना कभी लाइफ में पढ़े होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। NCLT रिजेक्ट एप्लीकेशन बिकॉज फॉर्म 1 मिसिंग अ सिग्नेचर, एप्लीकेंट्स करेक्ट्स इन 10 days, कैन NCLT रिजेक्ट? नो, डिफेक्ट क्यूरिंग टाइम इज डायरेक्टरी। हम आपको पहले ही बताया था 10 days जो है इसमें डायरेक्टरी है। ओके, नॉट मैंडेटरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स ऑपरेशनल डेप्ट? तो ऑपरेशनल डेप्ट इसमें से कौन सा ऑपरेशनल डेप्ट में आता है? तो एक आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर लॉ का ड्यूज, अगर आपका कुछ बाकी रह गया है पैसा तो उसको ऑपरेशनल डेप्ट में कंसीडर किया जाता है। आगे बोल रहा है, इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट होम बायर्स आर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स? तो ये आप इसके बारे में जब पढ़ोगे, मैंने आपको केस बोला ना चैप्टर नंबर 7 से पढ़ने के लिए, उसमें स्विस रॉबन्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो होल्ड किया था होम बायर फाइनेंशियल क्रेडिटर के बारे में। ओके, तो स्विस रिबॉन्स के बारे में। ओके,
Which company sue company B, company A sue company B under section 138 NI Act for dishonor check, मतलब negotiable instrument act के through, can company B still be taken into CIRP? Yes. Negotiable instrument act pendency shows debt admitted, not disputed. Okay, ये आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं. Corporate debtor undergoing PPIRP tries to file section 9 against another CD. What happens? तो इसका करेक्ट आंसर है another. इसका करेक्ट आंसर है allot section 11 explanation permit CD under CIRP to initiate. देखो यहां से लेकर के यहां तक, इसमें जहां तक मेरे पास खबर है वो सेम ही है सभी ऑप्शन में. लास्ट वाला जो वर्ड है ये अलग है. टू अनदर CIRP अगेंस्ट अनदर CD ये अलग है. ओके, आगे बढ़ते हैं. आगे है आफ्टर एडमिशन ऑफ CIRP द CD लैंडलॉर्ड अटेम्प्ट टू evict द कंपनी फॉर पास्ट अनपेड रेंट. व्हाट अप्लाइज? तो यहां पर बोल रहा है eviction varied ड्यू टू मेमोरेंडम अंडर सेक्शन 14. ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है. मेमोरेंडम डज नॉट कवर पेमेंट ऑफ सैलरीज फॉर ऑनगोइंग ऑपरेशन. ये है, ये आपको एक केस बना करके बड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको मैंने इन शॉर्ट में यहां पे लिखा है. मेमोरेंडम डज नॉट कवर में पेमेंट ऑफ सैलरीज फॉर ऑनगोइंग ऑपरेशन. ये करेक्ट ऑप्शन है जो कि आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में दिखेगा. मेमोरेंडम में क्या कवर नहीं होता है. ओके, ऐसे करके आप पढ़ोगे केस समझ में आ जाएगा. बैंक स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ड्यू टू आउटस्टैंडिंग पावर ड्यूज ड्यूरिंग CIRP. आरपी डिमांड रेस्टोरेशन फॉर ऑनगोइंग ऑपरेशन. करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है कि बैंक मस्ट कंटिन्यू एसेंशियल सप्लाईज ड्यू बिकम CIRP कॉस्ट. ओके भाई, CIRP कॉस्ट में कंसीडर हो जाएगा. आप प्लीज एसेंशियल सप्लाईज को कंटिन्यू रखिए, आप बंद मत करिए उसको, इलेक्ट्रिसिटी मत काटिए. ठीक है, आप पढ़िएगा आपको समझ में आएगा. ओके, व्हाट डज मेमोरेंडम कमेंस? ओके, तो बोल रहा है कि व्हेन डज मेमोरेंडम मोरेटोरियम कमेंस. तो बोल रहा है व्हेन डज मोरेटोरियम कमेंस. तो बोल रहा है ऑन एडमिशन ऑफ CIRP बाय NCLT के बाद मोरेटोरियम कमेंस हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. हु कॉन्स्टिट्यूट COC? तो IRP और RP बेस्ड ऑन वेरीफाइड क्लेम. ओके, two financial creditors submit claims. IRP reject one claim due to insufficient proof. Creditor challenges. Correct step इसका क्या होगा? Creditor में appeal to NCLT under section 60 subsection 5. ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है. हम उम्मीद करते हैं कि आप सिर्फ क्वेश्चन और उसका करेक्ट आंसर को आप पढ़ के उसको याद करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे. ओके, आगे है मिनिमम वोटिंग शेयर्स रिक्वायर्ड इन COC टू अपील रेजोल्यूशन प्रोसेस. रेजोल्यूशन प्लान है, ये हम आपको बताए थे. 66% सबसे पहले होता है, बाद में ये 75% होता है. एक्सटेंशन 75% होता है ये फास्ट ट्रैक के केस में. तो 75% को टिक मत कर देना दोस्तों, ये 75% फास्ट ट्रैक में होता है. फास्ट ट्रैक अगर आपको करना है तो. ओके, लेकिन ये 66% ही नॉर्मल के लिए है. 66% इज द करेक्ट आंसर. COC approves resolution plan with 66% voting, but secured financial creditor 25% votes there descends their payout. Okay, तो इसमें है minimum liquidation value due share under section 30 subsection 2 subsection B. This is the correct answer. Which class of creditors get an authorized representative? तो इसमें है home buyers and debenture holders को authorized representative आप वो लोग बिठा सकता है, ये उनको फैसिलिटी दिया गया है. RP seek replacement who appoint new RP. तो COC NCLT approved the required. Okay, आगे है valuer in CIRP must be registered valuer under companies. ठीक है, कंपनीज रूल में ये रूल है कि जो valuer ऑफ CIRP है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए कंपनीज के रजिस्टर्ड valuer के रूल के हिसाब से. टू valuer give different liquidation value, what must RP do? तो इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर है maintain both and give to CIRP without disclosure to resolution applicants until plan stage. तो व्हेन कैन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बी शेयर्ड? ये अगला क्वेश्चन है. और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तब शेयर किया जाता है जब ओनली आफ्टर कॉन्फिडेंशियलिटी अंडरटेकिंग एंड एलिजिबिलिटी अगर किसी के पास है, भैया उसको शेयर कर दिया जाएगा. आगे बढ़ते हैं. COC एक्सटेंड CIRP टू 330 डेज. ये मैंने आपको बार बार बताया है. ठीक है, RP फाइल NCLT डिलेज पुशिंग बियॉन्ड 330 डेज. कैन प्रोसेस कंटिन्यू टू? यस, 330 डेज कॉन्डोनेबल इन एक्सेप्शनल केसेस. ये इजियर स्टिल, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इजियर स्टिल के केस में 330 डेज से ज्यादा भी दिन दिया गया था. ओके, आगे बढ़ते, ये मैंने आपको पहले भी बताया. विच एप्लीकेंट्स कैन नॉट सबमिट रेजोल्यूशन प्लान ड्यू टू सेक्शन 29? तो इसमें है विलफुल डिफॉल्टर. दिस इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. आगे बोल रहा है प्रमोटर वांट टू बाय कंपनी बैक थ्रू रेजोल्यूशन प्लान. ही इज गारंटर हु डिफॉल्टेड एंड गारंटीज व्हाट वाज इन्वोक्ड. स्टेटस अंडर सेक्शन 29 सबसेक्शन A. इसका करेक्ट आंसर है इज एलिजिबल एज गारंटी इन्वोक्ड. आप अच्छे समझो कि ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन और आंसर को याद करते चलना, और PDF हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बता देंगे कि कैसे आपको मिल सकता है ये PDF. ओके, दूसरा, जब आप एग्जाम देके आ जाओगे, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें रहेगा ही, ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को ही एक जगह इकट्ठा किया है. तो आप आफ्टर एग्जाम डेफिनेटली इस वीडियो में कुछ थैंक यू या ऐसा कुछ आप कमेंट कर देना, जिससे हम आपको ये थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि आप थैंक यू कमेंट करोगे तो उसके लिए हम भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं. कमेंट करने के लिए कर दोगे तो इसके बाद जो लोग देखेंगे उनके लिए ये ओवरऑल बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और वो देखेंगे कि बहुत लोग थैंक यू कमेंट किए हैं, तो इसका मतलब ये वीडियो हेल्पफुल है.
तो उनके लिए भी वो हेल्पफुल बने, इसलिए आप एक फ्यूचर का रिलायबिलिटी क्रिएट करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब पास हो जाओगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तब आप आके कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू सो मच इन एडवांस आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर है PUFE ट्रांजैक्शन रेफर्स टू प्रेफरेंशियल अंडर वैल्यूड फ्रॉडुलेंट एक्सटॉर्नेट। ओके, ये उसका है, एग्जाम में आया था, मैंने आपको ये डाल दिया। ओके, RP finds that CD transferred assets to related party under valued 1 month before CIRP action। आगे है apply to NCLT to reverse transaction under section 45 subsection under section 45 47। ओके, ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन वाटरफॉल। देखिए, लिक्विडेशन वाटरफॉल का मतलब होता है दोस्तों, वाटरफॉल आपको बोला जाएगा, वाटरफॉल थ्योरी आया था। वाटरफॉल थ्योरी का मतलब है कि ऊपर से पानी गिर रहा है, किसको वो पहले पहले मिलेगा, यानी लिक्विडेटर जो है वो पैसा एसेट्स को बेच के जमा कर रहा है और वो उसके बाद सबसे पहले वो किसको पेमेंट करेगा, पहले लिक्विडेशन कॉस्ट बाहर करेगा, फिर वर्कर को पेमेंट करेगा, एम्प्लॉय का, फिर गवर्नमेंट का टैक्स, फिर एम्प्लॉय का 12 महीने का ये वो 12 महीने का सैलरी, तो वो किस सीक्वेंस में करेगा वही है। तो CIRP कॉस्ट पहले लेगा, फिर ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है, वर्कमैन है, ओके, उसके बाद ऑपरेशनल क्रेडिटर, गवर्नमेंट ड्यूज वगैरह है, ये आपको टिक करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम आपको अगला क्वेश्चन में लेके चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लिक्विडेशन वैल्यू फॉर COC, लिक्विडेशन वैल्यू फॉर OC कमेंस टू 0, COC अप्रूव्स प्लान गिविंग 10 lakhs टू OC, वैलिड इसमें कितना है, तो प्लान वैलिड है, कैन पे हायर देन लिक्विडेटेड वैल्यू। ओके, लिक्विडेटेड वैल्यू से ज्यादा आप पे कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फास्ट ट्रैक CIRP अप्लाइज टू स्मॉल कंपनीज एंड स्टार्टअप कंपनीज के ऊपर में ये अप्लाई होता है। फास्ट ट्रैक CIRP। CD has 70% unrelated FC. They proposes PPIRP. Is it valid? Yes, भाई 70% है, 66% ही चाहिए। ओके, 70% है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोरेटोरियम अंडर PPIRP begins on admission of PPIRP by NCLT। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको अगर इसका फुल फॉर्म जानना हो कि PPIRP का क्या होता है तो हम आपको वो बताते हैं। देखो, जो अगला क्वेश्चन है वो हम आपको बताते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन। ड्यूरिंग द मेमोरेंडम बैंक ट्राइज टू अप्रोप्रिएट फिक्स डिपॉजिट टू एडजस्ट ओल्ड लोन। क्या ये लीगल है, तो इसमें है कि बैरिड है, सेक्शन 14 ये प्रोहिबिट करता है एसेट्स अप्रोप्रिएशन को। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम आपको ये बता रहे हैं। आगे आपको बोल रहा है कि हु रन CD एज गोइंग कंसर्न इन PIRP। हाँ, रुको एक मिनट, PPIRP का हम आपको फुल फॉर्म बता रहे हैं। इसका फुल फॉर्म है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ओके, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट अंडर RP सुपरविजन। आगे बढ़ते हैं। इन लिक्विडेशन ऑक्शन सिक्योर्ड क्रेडिटर वांट टू रियलाइज सिक्योरिटी इंटरेस्ट आउटसाइड द लिक्विडेशन। क्या ये परमिटेड है? यस, ये परमिटेड है सेक्शन 52 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इफ सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑप्ट टू स्टैंड आउटसाइड द लिक्विडेशन, सेक्शन 52, दे कैन एनफोर्स सिक्योरिटी डायरेक्टली एंड रिसीव प्रोसीड्स। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है COC रिजेक्ट्स ऑल प्लान, व्हाट मस्ट NCLT ऑर्डर। ओके, तो इसमें है लिक्विडेशन अंडर सेक्शन 33, आप कह सकते हो, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक में दिया हुआ है। ड्यूरिंग लिक्विडेशन इफ अ बायर पेज फुल प्राइस ऑफ एसेट्स हु एग्जीक्यूटेड सेल डीड, तो लिक्विडेटर जो है वो सेल डीड को एग्जीक्यूट करेगा। RP डिले फाइलिंग अवॉइडेंस एप्लीकेशन, लिक्विडेटर डिस्कवर इट लेटर, व्हाट हैपेंस। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन है कि लिक्विडेटर आल्सो एम्पावर्ड टू फाइल अवॉइडेंस एप्लीकेशन। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। RP मतलब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ओके, आगे बोल रहा है कि अल्फा बैंक फाइल अ सेक्शन 7 एप्लीकेशन ऑन डे 0। ये वाला क्वेश्चन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। ये वाला क्वेश्चन हम आपको एक बार पहले भी एक्सप्लेनेशन में बताए हुए हैं। रिकॉर्ड रीजन इन राइटिंग नॉट पासिंग एन ऑर्डर विद इन द टाइम, ये इसका करेक्ट आंसर था। अ फॉरेन फाइनेंशियल क्रेडिटर फाइल अ वैलिड सेक्शन 7 थ्रू एन एडवोकेट। ओके, और एडवोकेट वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। एडवोकेट वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि एन OC सर्व्स अ प्रॉपर डिमांड नोटिस इन फॉर्म नंबर 3, CD refuses delivery, 10 days pass without payment or dispute, what is the effect of refuse on service। okay, तो आगे है refusal equals services OC में proceeds under section 9। okay, this is the correct answer। अगला जो क्वेश्चन है ये वाला हम आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि 90 डेज का एक्सटेंशन के टाइम में बियॉन्ड 180 डेज which throughout the conditions are correct, 66% COC वोट होना चाहिए और वन टाइम एक्सटेंशन सिर्फ 90 डेज का ही मिलता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। CIRP has already run 310 days। ओके, अब आपको बोल रहा है कि what is the outer limit under the code of framework, तो 330 डेज तक ही आप मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर 310 दिन हो चुका है तो मैक्सिमम 330 डेज ही आप कर सकते हैं, 20 डेज और बचा हुआ है। बिफोर COC is constituted, the applicants CD settled and move NCLT to withdraw the admitted case which legal routes enable withdrawal। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन है inherent power under rule 11 of NCLT rule can be invoked। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि for a section 7 application which of the following must NCLT do within 14 days of receipt।
तो 14 डेज ऑफ रिसिप्ट के अंदर में एनसीएलटी असर्टेन एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट फ्रॉम द आईयू और अदर एविडेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनओसी सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन सी, बैंक सर्टिफिकेट कंफर्मिंग नॉन पेमेंट इज अनअवेलेबल विच वन इज करेक्ट। तो यहां पर है एप्लीकेशन कैन प्रोसीड, सर्टिफिकेट इज नॉट कंडीशन प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर इशूइंग ऑफ डिमांड नोटिस सीडी रिप्लाइज विद इन 10 डेज pointing to genuine pre-existing quality dispute supported by email predating the notice, what should NCLT do on section 9 filing? तो इसमें है reject a real or non suspicious pre-existing dispute bar admission. This is the correct answer. ये आपको क्वेश्चन में दिखेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 100 में है कि PPIRB प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस सेक्शन 54 सब सेक्शन सी, applicants is filed within 14 days of pendency section 7 petition for the same CD corporate debtor which applicants must AO decide first। तो यहां पर है तो PPRP applicants under section 54 subsection section 54C। चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। ओके, इसमें बोल रहा है कि इफ प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस सेक्शन नंबर 54 इज फाइल आफ्टर 14 डेज ऑफ पेंडिंग सेक्शन 7। ओके, ये मैंने आपको पहले एक बार और बताया था केस एक्सप्लेन करने के टाइम में, ये उस केस में भी इंक्लूडेड है। सेक्शन 7 सेक्शन 9 में ये जो है ना वो 10 एप्लीकेंट मतलब एप्लीकेशन तक ये वाला लिमिटेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग मोरेटोरियम चेक बाउंस प्रोसिक्यूशंस एनआई अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, यहां पर ये सिविल सिप इन क्रिमिनल वोल्फ क्लोथिंग में गेट हिट बाय मोरेटोरियम अगेंस्ट सीडी, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन इस ऑप्शन में है और आप ये वाले ऑप्शन को एग्जाम में टिक करिएगा। आगे बोल रहा है इन द सेम सिनेरियो ऑफ जो मतलब एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 102 के बारे में बोल रहा है कि व्हाट अबाउट नेचुरल पर्सन डायरेक्टर अंडर एनआई सेक्शन। तो उसमें आपको ये ऑप्शन टिक करना है, नॉट प्रोटेक्टेड दे रिमेन स्टैट्यूटरीली लाइबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट फाइल अंडर सेक्शन 10 but shareholder have not passed the required resolution, what should adjudicating authority, जिसको हम AA लिखे हैं शॉर्ट में, do। तो यहां पर है रिजेक्ट इफ डिफेक्ट नॉट क्योर्ड विद इन 7 डेज ऑफ नोटिस, तो वो रिजेक्ट कर देगा। आगे बढ़ते हैं। A का मतलब वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। वीडियो इसलिए भी आपको पूरा देखना है, कहीं पे हम आपको शॉर्ट फॉर्म में जो हम लिखे हैं उसका क्या फुल फॉर्म होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। आगे बोल रहा है कि कोविड सस्पेंशन अ डिफॉल्ट arises on 1st May 2020, section 9 was filed on 10th Jan 2021, is filing valid? Yes, filing is valid for the default arising the section 10A window। okay, आगे बढ़ते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है इन फास्ट ट्रैक CIRP NCLT has already granted a 30 days extension beyond 90 days, the CD6 and additional 10 days, what is the correct answer? Cannot be granted extension, only once, एक ही बार जो है ये ग्रांट मिलता है, cannot be granted extension। COC adjourn meeting reconvences with the present member holding 51 voting share and decided liquidation before completing CIRP is the valid, this is invalid। required जो है वो 51% से नहीं चलेगा भाइयों एवं बहनों, 66% चाहिए। ओके, ये मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन में बताया था, 66% का रिक्वायरमेंट है। A resolution plan include a combination under Competition Act section 5, S5 का मतलब section 5 when must CCI approves to obtain, तो इसका करेक्ट आंसर है बिफोर COC अप्रूवल ऑफ प्लान। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है while section 7 is pending the adjudicating consider and section 8 arbitration act application file after the admission, what is the effect? तो इसका करेक्ट आंसर है section 8 application is not maintainable post admission, एडमिशन के बाद ये मेंटेनेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। who cannot initiate CIRP under section 11, तो इसमें कोई भी CIRP को इनिशिएट नहीं कर सकता है। ये तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं आप पढ़ लीजिए। ओके, इनिशिएट कौन कर सकता है, इसका सबसे पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और बोला था उसको पूरा पढ़ लीजिए, उसमें भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स आउटर टाइम डिसिप्लिन एंड जुरिस्प्रूडेंस अंडर सेक्शन 12 द केस लॉ। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर है 330 डेज, ये मैंने आपको बताया है, ये मैंडेटरी है आउटर कैप में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 330 डेज मैंडेटरी है। एन एप्लीकेंट्स फाइल सेक्शन 7 विथ माइनर डिफेक्ट, A issues notice to rectify, applicants cure the defect on the 9th day, what is the legal effect of 9-day period? तो इसमें डायरेक्टरी है, adjudicating authority may accept curing beyond 7 days with the jurisdiction। आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन, which statement on section 12A withdraw is must accurate, तो इसमें ये वाला है post admission needs 90% COC voting, regulation 30A is read with 12A as directory on facts। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। a home buyer allottees want to file section 7 alone against the developer after the 2020 amendments, which is the correct? तो single allottee cannot file, numerical threshold applies करते हैं, इसीलिए single जो allottee है वो फाइल नहीं कर सकता है, ये 2020 में अमेंडमेंट आया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। A director carries on business pre CIRP
when there was no responsible prospects of avoiding insolvency and did not minimize creditor losses, what remedies is available? तो इसमें है contribution order against director under the wrongful trading. This is the correct answer. Okay, आगे बढ़ते हैं. Who may face penalty for fraudulent or malicious initiation of CIRP liquidation or PPIRP? तो इसका करेक्ट आंसर है any person who initiate with such intent. This is the correct answer. ये सब एक्सप्लेनेशन आप यहीं से याद कर लो, यही बेस्ट है. ओके, आप जब सीए फाइनल का एग्जाम दोगे तो उसके 4 महीना पहले आपको एफआर का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर दिखेगा. आप इसके लिए आप मेरे इस नंबर को सेव करके रख लो. उस टाइम में आप मेरे को मैसेज करके एफआर का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेना. उसमें 80+ मार्क्स का ईच एंड एवरी अटेम्प्ट में मैच करता है. आपके एग्जाम में भी जितना क्वेश्चन टिक करवाएंगे, कॉपी पेस्ट वही क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा. इसके अलावा जो एएफएम, डीटी, आईडीटी और ऑडिट है 4 पेपर सीए फाइनल का, ये थोड़ा थोड़ा करके चार्जेबल है, बहुत ही लेस चार्ज है और वो भी गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और आईबीसी के लिए हम पर्सनली स्ट्रेटेजी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए, पर्सनली आपको गाइड भी कर देंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. ड्यूरिंग सीआईआरपी which settlement about NI Act 138 proceeding best capture the ratio? तो CIRP के टाइम में they are the quasi criminal proceedings, they are proceedings section 14 moratorium applies to the CD. Okay, this is the correct answer. आगे बढ़ते हैं. A PPIRP can be filed for only MSME CDs, CD मतलब corporate debtors meeting default thresholds and other eligibility conditions. This is the correct answer. Okay, आगे बढ़ते हैं. आप CIRP, आप PPIRP देख के 1 करोड़ वाले पे टिक मत कर देना. This is wrong answer. Okay. तो आगे बढ़ते हैं. इन व्हाट सीक्वेंस मस्ट AO डिस्पोज मैटर व्हेन द PPIRP इज फाइल्ड आफ्टर 14 डेज ऑफ अ पेंडेंसी सेक्शन 9 पिटीशन फॉर द सेम सिटी? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट सेक्शन 9 देन PPIRP. दिस इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड बाय COC आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन ऑन चैलेंजिंग द NCLT और NCLT शुड रिस्पेक्ट COC कमर्शियल विजडम रिव्यूइंग ओनली ऑन लिमिटेड ग्राउंड्स अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 31. ओके, आगे बढ़ते हैं. जो XYZ प्राइवेट लिमिटेड है विथ एसेट्स size below notified thresholds wants the faster insolvency resolution under section 55 which estimate eligible for fast track CIRP? तो बोल रहा है स्मॉल कंपनी और स्टार्टअप एंड अनलिस्टेड कंपनी जो है वो एलिजिबल है फास्ट ट्रैक CIRP के लिए. ये मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था. A fast track CIRP was admitted on 1st July. RP seeks an extension for 80 days since the resolution plan is still negotiated. What is the legally correct? तो एक्सटेंशन जब आप फास्ट ट्रैक के केस में लेते हैं तो आपको 90 डेज का नहीं मिलता है दोस्तों, आपको 45 डेज का ही मैक्सिमम मिलता है. आप 80 डेज मांगेंगे तो आप गलत है. ओके, आगे बढ़ते हैं. Who may file an application for fast track under section 57? तो FC, OC और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट्स ये सब मांग सकते हैं. ओके, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट्स. आगे बढ़ते हैं. एसेट्स ऑफ स्मॉल कंपनी आर proposed to be sold by auction during fast track CIRP norms for the sale are governed by regulation 2628. In fast track CIRP, which procedure framework applies apart from chapter 4? तो करेक्ट आंसर है इसका प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2 अप्लाइज mutatis mutandis. Okay, this is the correct answer. CIRP ends without the resolution plan within the permitted time. What must AO do? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्डर लिक्विडेशन अंडर सेक्शन 33. दिस इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. COC वोट फॉर द लिक्विडेशन बिफोर एक्सपायरी ऑफ CIRP पीरियड. मिनिमम वोटिंग रिक्वायरमेंट क्या है? तो 66% है. ये मैंने आपको ये 6ठी बार बताया कम से कम. Once liquidation order is passed, who become the liquidator? तो RP unless replaced by AO. This is the correct answer. Resolution professional. आप क्वेश्चन पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा आपको. Enforce security outside liquidation or surrender and claim throughout the waterfall. इसका करेक्ट आंसर है आपका, रुक जाओ मैं आपको बताता हूं. ये क्वेश्चन है ड्यूरिंग लिक्विडेशन सिक्योर क्रेडिटर में, ये A नंबर इसका करेक्ट आंसर है. ओके, आगे बढ़ते हैं. लिक्विडेशन मस्ट मेक पब्लिक अनाउंसमेंट विद इन 5 डेज. इसका 7 डेज पे टिक मत करना. कुछ लोग बुद्धू स्टूडेंट हैं जो 7 डेज टिक करके आ रहे हैं. प्लीज 5 डेज इसका करेक्ट आंसर है, ये टिक करिएगा. ओके, क्लेम इज लिक्विडेशन आर वेरीफाइड बोल रहा है लिक्विडेटर अंडर सेक्शन 3840. ओके, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इन लिक्विडेशन वाटरफॉल इज गवर्न बाय सेक्शन 53. आगे बढ़ते हैं. इन लिक्विडेशन डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर सेक्शन 53 वाटर वर्कमैन ड्यूज जो है वो 24 मंथ रैंक का इसका मतलब इसका रैंकिंग कहां होता है? तो इसका सिक्योर्ड क्रेडिटर रिलिंग्विश सिक्योरिटी के बाद इसका रैंकिंग होता है. ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन द लिक्विडेटर मस्ट अप्लाई NCLT फॉर डिसोल्यूशन अंडर सेक्शन 54. दिस इज द करेक्ट आंसर. कैन लिक्विडेटर बी अवॉइडेड आफ्टर ऑर्डर? यस, इफ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट अंडर सेक्शन अंडर कंपनीज एक्ट इज अप्रूव्ड. Liquidator find preferential transaction under section 43. Applicants must file before NCLT within a prescribed time frame by the regulation. Undervalued transactions can be challenged by liquidator or RP resolution professional. For fraudulent trading, liable can be director, partner knowingly carrying on business
टू डिफ्रेम, मतलब इसमें डायरेक्टर भी इसके लिए फंस सकता है और पार्टनर जिसको ये पता था वो भी फंस सकता है। वॉलंटरी लिक्विडेशन कैन बी इनिशिएटेड बाय कंपनी इज सॉल्वेंट एंड एबल टू पे ऑल डेब्ट्स, तब वो वॉलंटरी लिक्विडेशन अनाउंस कर सकता है। A declaration of solvency must be given by director before passing resolution of liquidation. इसमें 7 days पे टिक मत करना, कुछ लोग 7 days टिक कर रहे हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो पासिंग रेजोल्यूशन के पहले वो अनाउंस होगा। वॉलंटरी लिक्विडेशन रिक्वायर्ड क्रेडिटर अप्रूवल बाय 66% विद इन 7 days, दिस इज द करेक्ट आंसर। Is voluntary liquidation liquidator make a final report submitted to NCLT for dissolution? This is the correct answer. In PPIRP, the base resolution plan is submitted by promoter or corporate debtor. This is the correct answer. If BRP impair operational creditor, COC must invite competing resolution plan. This is the correct answer. Where no plan receives required COC approval under PPIRP, तो इसका करेक्ट आंसर है CIRP may be initiated under section 540. This is the correct answer. Under section 54K, if competing plan is better than BRP, then COC may approve improved plan. This is the correct answer. Okay, termination of PPIRP section 54 subsection N results in revival of management but claims survive. This is the correct answer. Under section 54M, appeal from PPIRP order lies to NCLT. This is the correct answer. ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि पीपीआईआरपी ऑर्डर और लाइज सेक्शन 54M में, तो एनसीएलटी दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें आरओसी करेक्ट आंसर नहीं है, आरओसी का इसमें कोई मतलब ही नहीं है भाई। यहाँ पर जो पीपीआईआरपी प्रोसेस है उसमें एनसीएलटी का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, आरओसी कहां से आया? ठीक है, आरओसी टिक मत कर देना। After approval of resolution plan, corporate debtor is immune from prior offense if management and control change plus no prior involvement of new promoter. This is the correct answer. आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये पीडीएफ हम कैसे देंगे ये आपको पता चलेगा। ओके, अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन ए सबसेक्शन 2 लाइबल फॉर प्रायर ऑफेंस स्टेज विथ नेचुरल पर्सन इन्वॉल्व्ड। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे है इम्यूनिटी ग्रांटेड अंडर सेक्शन 32A अप्लाइज even if investors are pending. This is the correct answer. Which rank highest in waterfall? तो CIRP cost and लिक्विडेशन कॉस्ट, इसको रैंक 1 में इसको सबसे पहले पे किया जाता है। मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि लिक्विडेटर आप पैसा अगर एसेट्स बेच करके अपने पास रखेगा लिक्विडेशन प्रोसेस में, तो सबसे पहले वो लिक्विडेशन कॉस्ट या CIRP कॉस्ट को साइड करेगा, उसके बाद ही वो किसी को पे करेगा, जिसमें सबसे पहले मेरे हिसाब से वर्कर का पेमेंट आ रहा था। ओके, आफ्टर CIRP कॉस्ट नेट प्रेफरेंस वर्कर के पेमेंट को दिया जाता है, ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। गवर्नमेंट का जो पेमेंट है वो कब होता है? तो फाइनेंशियल क्रेडिटर के पेमेंट के बाद होता है दोस्तों, सही से टिक करिएगा। शेयर होल्डर रिसीव पेमेंट उसको लास्ट में मिलता है। वाटरफॉल मतलब मैंने आपको बताया वाटरफॉल का प्रोसेस ही है कि लिक्विडेटर एसेट्स को बेच के सभी को पेमेंट कर रहा है, तो सबसे लास्ट में जिसको पेमेंट कर रहा है, सबको पेमेंट कर रहा है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वाटरफॉल, और सबसे लास्ट में शेयर होल्डर का पेमेंट होता है, लास्ट इन द वाटरफॉल। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 68 पनिशेस fraud in conducting businesses with imprisonment up to 5 years and fine also. Okay, आगे बढ़ते हैं, Section 69 cover concealment of property, book and record from liquidator. This is the correct answer. Section 70 penalize officer of CD non-cooperating with RP or liquidator. This is the correct answer. Section 71 allow punishment for fraudulent or wrongful trading of officers. This is the correct answer. Section 72 punishes false evidence in IBC proceeding. This is the correct answer. Failure to announce liquidation publicly attached penalty under. This is the ये बात सेक्शन 70 में लिखा हुआ। ओके, उसके बाद अब पर्सन इनिशिएट CIRP मैलिकुलसली अंडर सेक्शन 65, इसके लिए पेनल्टी 1 लाख से 1 करोड़ तक का है। अगर आप CIRP प्रोसेस ठग करके बेवकूफ बना करके स्टार्ट करवाएंगे, कुछ झूठा पेश करके, तो आपको 1 लाख से 1 करोड़ तक का फाइन भरना पड़ सकता है। सेक्शन 77 पनिशेस फर्निशिंग फॉल्ट डॉक्यूमेंट और ओमिटिंग मटेरियल, इसके बारे में सेक्शन 77 में लिखा हुआ है। ओके, इस गलती के बारे में। ऑफेंसेस बाय CD प्रायर टू प्लान अप्रूवल आर वैरिड आफ्टर सेक्शन 32A में है न्यू मैनेजमेंट विथ नो प्रायर कनेक्शन टेक ओवर। दिस इज द करेक्ट आंसर। नॉन कोऑपरेशन बाय द प्रोमोटर ड्यूरिंग CIRP कैन लीड टू imprisonment up to 5 years. This is the correct answer. Fraudulent trading under section 66 can result in directors paying contribution to CD assets. This is the correct answer. Liquidator sell assets through auction. Unsold assets may sold through private sale as per the regulation. This is the correct answer. Claim rejected by the liquidator can be appealed before NCLT. जब liquidator reject करेगा तो आप ROC के पास नहीं जाओगे। कुछ लोग ROC टिक करके आ रहे हैं, ये मेरा बिल्कुल आपसे मतलब नाराजगी है। NCLT लिक्विडेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है, ये आप ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 53 must be completed as early as possible but before realization of assets and admitted claim. Okay, dissolution order section 54 result in company closes and ROC notified. This is the correct answer. Which of the following is primarily object of insolvency and bankruptcy code? तो correct answer है to maximize value of assets. Okay,
एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया हुआ है, मैंने आप पढ़ लेना। अंडर सेक्शन अंडर आईबीसी हु एक्ट एज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर कॉर्पोरेटिंग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, तो करेक्ट आंसर है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट सीआईआरपी आफ्टर 2020 नोटिफिकेशन, तो सीआईआरपी स्टार्ट करने के लिए 1 लाख का नहीं 1 करोड़ का डिफॉल्ट होना चाहिए, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। What is the time limit to admit reject insolvency application by NCLT? तो 14 days is the correct answer. Who can initiate insolvency resolution process under IBC? तो इसमें से सभी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not financial creditor? तो employee claiming salary is not a financial creditor. What is the moratorium period under IBC intended for? तो suspension of legal option, ये इसका करेक्ट आंसर है। What is the minimum voting power? ये मैंने 66% आपको बहुत बार बताया, और मैक्सिमम 330 डेज सीआईआरपी को कंप्लीट करने में लगना चाहिए, ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया। What happens if no resolution plan is approved by CIRP period? तो बोल रहा है what happens if no resolution plan is approved by CIRP period? तो आप लिक्विडेशन कर सकते हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर। अंडर द IBC which professional is appointed to manage CIRP? तो इसमें रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाता है CIRP प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इनिशिएटिंग इंसॉल्वेंसी अगेंस्ट पर्सनल गारंटर? तो इसका 1 लाख इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is an operational creditor under IBC? तो supplier of raw material is a operational creditor. What is the role of information utility under IBC? तो उसका रोल है storing financial information. This is the role. Which section of IBC deal with initiation of CIRP by the financial creditor? तो section 7 में इसका explanation है, आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो। वैसे एग्जाम के लिए section 7 ही टिक करना है। What does COC stand under the IBC? तो committee of creditor इसको बोलते हैं, ये भी उन्होंने एक गलती से एक बार पूछ लिया है। What is the penalty for fraudulent or malicious initiation of insolvency under IBC? 10 लाख का पेनल्टी है। ओके। What is the maximum extension CIRP? मैक्सिमम 90 डेज का मिलता है और फास्ट ट्रैक में 45 डेज का मिलता है, ये मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। What is the first step after CIRP initiation and admission? तो सबसे पहले अपॉइंट किया जाता है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। Who prepares information memorandum during CIRP? तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रिपेयर करता है। Which of the following entries can act as an insolvency professional agencies? तो a company registered under section 8 Companies Act, this is the correct answer. Which of the following does not form part of liquidation estate under IBC? तो इसका करेक्ट आंसर है assets owned by third party. Okay, this is the correct answer. Who is responsible for preparing the preliminary report in liquidation? Correct answer is liquidator. Okay, which regulation under IBBI regulation assets memorandum? This is the rule. Regulation 34 is the correct answer. Under the liquidation assets, who hold the liquidation estate as a fiduciary? So this is the liquidator option is correct answer. What is the order of priority? What is the order of priority for distribution? Section 53. तो देखो ऑर्डर है सिक्योर्ड क्रेडिटर बिफोर गवर्नमेंट ड्यूज, गवर्नमेंट ड्यूज के पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट किया जाता है। कोई भी दे दिया उस ऑर्डर में से एक उठा करके आपको टिक करना है कि किसके पहले पेमेंट करना है। Who is required to maintain a corporate liquidator amount? तो IBBI जो है वो मेंटेन करते हैं कॉर्पोरेट लिक्विडेटर अमाउंट को पेमेंट करने का। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो अगला सवाल है वो पढ़ते हैं। देखो जो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ IBBI, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ मोड ऑफ सेल अंडर IBBI लिक्विडेशन रेगुलेशन? तो इसका है रिवर्स मॉर्टगेज, दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन? तो कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन एज पर IBC के हिसाब से 365 डेज है। ओके, what happens to unclaimed dividend or undistributed proceeding in liquidation credited to corporate liquidation account में credit कर देना चाहिए, that is the correct answer. Which of the following best describe the term avoidance transaction in IBC? This is the correct answer. Preferential, undervalued, fraudulent or extraordinary transaction, this is the correct answer. आगे बढ़ते हैं। under IBC who has authority to file application to avoid transaction? तो resolution professional has authority. What is the look back period for preferential transactions for related party? 2 years is the correct answer. Okay, who appoint the liquidator in case of voluntary liquidation? तो corporate debtor ही appoint करता है। आगे बढ़ते हैं। What is the maximum time required before a company can voluntarily liquidate? तो only after declaration of solvency. Okay, this is the correct answer. What is the purpose of assets valuation in liquidation? तो correct answer है determining fair value, fair price for sale. How many registered valuer are required for valuation in liquidation? तो 2 required है, मतलब this is the correct answer. Which of the following is not power of liquidator? तो approving resolution plan, ये इसका power नहीं है। What is the first step in voluntary liquidation? तो declaration of solvency, पहले आप डिक्लेयर करिए आप अगर सॉल्वेंट हैं तभी आप वॉलंटरी लिक्विडेट कर सकते हैं, ताकि आप सॉल्वेंट दिखा करके ये बता सके कि हम एसेट्स को बेच के उतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं जितना में हम सारे लायबिलिटी को चुका दें।
अंडर विच सिचुएशन इज वॉलंटरी लिक्विडेशन इज कवर्ड इन आईबीसी। तो ये सेक्शन नंबर अंडर विच सेक्शन है, नॉट सिचुएशन, सेक्शन है, सेक्शन 59 में ये कवर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम फॉर कंप्लीटिंग द फास्ट ट्रैक? 90 डेज है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। विच सेक्शन ऑफ आईबीसी प्रोवाइड फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी? सेक्शन 55 में ये लिखा हुआ है, सेक्शन 55। हु कैन फाइल फॉर फास्ट ट्रैक सीआईआरपी अंडर आईबीसी? तो ऑल ऑफ द अबव, स्टार्टअप, स्मॉल एंड अनलिस्टेड कंपनी, तीनों ही कर सकता है। व्हाट इज द एक्सटेंशन लिमिट? तो 45 डेज, फास्ट ट्रैक के केस में 45 डेज और नॉर्मल के केस में 90 डेज है। व्हाट इज द परक्विजिट फॉर इनिशिएटिंग वॉलंटरी लिक्विडेशन? तो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर पब्लिशिंग अनाउंसमेंट ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन? तो 5 डेज, दिस इज द करेक्ट आंसर, नॉट 7 डेज, याद रखिएगा। विच सेक्शन ऑफ आईबीसी गवर्न वॉलंटरी लिक्विडेशन? तो सेक्शन 59 में वॉलंटरी लिक्विडेशन का एक्सप्लेनेशन है, इसी ऑप्शन को टिक करना है। हु अपॉइंट द लिक्विडेटर इन वॉलंटरी लिक्विडेशन? तो कॉर्पोरेट डेटर अपॉइंट करता है। Which regulation required the filing of final report with IBBI and ROC? तो regulation 44, this is the correct answer. Which one of the following is true about fast track CIRP? It is faster, due, simplified procedures. This is the correct answer. How many days notice must be given for the meeting of contributories in voluntary liquidation? तो 7 days is the correct answer. What is the first step in initiating voluntary liquidation? तो declaration of recording, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, ये इसका फर्स्ट स्टेप है, ये मैंने आपको अभी जस्ट पहले भी बताया था। हु रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ लिक्विडेटर ड्यूरिंग वॉलंटरी लिक्विडेशन? तो आईबीबीआई ही रेगुलेट करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु अप्रूव द रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन? तो शेयर होल्डर अप्रूव करता है वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे लेके चलते हैं। व्हाट हैपेंड टू सरप्लस एसेट्स आफ्टर वॉलंटरी लिक्विडेशन? अगर सरप्लस बच गया तो वो शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है, सारे लोगों को बांटने के बाद भी अगर पैसा बच गया है तो। व्हाट टाइप ऑफ कंपनी क्वालिफाइज फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन? तो ऑन दैट, जो वही करता है जो सॉल्वेंट हो, वही वॉलंटरी लिक्विडेशन कर सकता है। वॉलंटरी लिक्विडेशन 365 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फास्ट ट्रैक सीआईआरपी? ऑब्जेक्टिव इसका है कि टू रिजॉल्व इंसॉल्वेंसी फॉर क्वालिफाइंग एंटिटीज क्विकली, जल्दी से पेमेंट करने के लिए ही फास्ट ट्रैक का परमिशन मिलता है। व्हाट मस्ट लिक्विडेटर डू आफ्टर फाइनल रिपोर्ट सबमिशन? तो लिक्विडेटर जो है वो फाइल करता है पेटिशन टू डिसॉल्व कंपनी। ओके, व्हाट डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड टू आउटलाइन द कॉर्पोरेट एसेट्स, लायबिलिटी एंड क्लेम? तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। व्हाट इज द पार्ट ऑफ आईबीसी डील विद द बैंक्रप्सी ऑफ इंडिविजुअल पार्टनरशिप? इसका पार्ट 3 है, पार्ट जो है वो इसका 3 है। अब यहाँ पर ये पूछा था कि आपको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि आप एसेट मतलब कॉर्पोरेट आउटलाइन द डेटर्स, एसेट्स, लायबिलिटी और क्लेम के लिए इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही टिक करना है। बहुत लोग इसमें बैलेंस शीट टिक किए हैं, वो गलत ऑप्शन है। ओके, हु कैन इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ पर्सनल गारंटी टू कॉर्पोरेट डेटर? इसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर करेक्ट आंसर है। Which adjudicating authority handles bankruptcy matter for individual under IBC? So DRT is the correct answer. DRT, okay, DRT is the correct answer. Debt Recovery Tribunal. Okay, who prepares the repayment plan in the individual insolvency case? तो करेक्ट आंसर इज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ओके, आगे व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर डीआरटी पास? मतलब डीआरटी के लिए 90 डेज इज द करेक्ट आंसर है, प्लीज इसको कर लीजिएगा। इसमें 60 डेज बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग 180 डेज टिक किए हैं, जबकि 90 डेज इज द करेक्ट आंसर। ओके, 236 नंबर क्वेश्चन, अंडर आईबीसी हु कैन एक्ट एज अ बैंक्रप्सी ट्रस्टी? तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही एक्ट कर सकता है। सेक्शन विच सेक्शन कवर एप्लीकेंट्स फॉर बैंक्रप्सी बाय द डेटर? सेक्शन 121। व्हाट इज द टर्म यूज्ड इन द पर्सन अगेंस्ट whom bankruptcy application is filed? तो debtor is the correct answer. What is the minimum default amount trigger in individual insolvency? तो 1 लाख मिनिमम, इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं तो 1 लाख ही है। Which of the following is not an amendment under 221 IBC changes? तो introduction of fast track for partnership, this is not amendment. Okay, what is the objectives of introducing pre-packaged insolvency? तो इसमें reduce the burden on NCLT के लिए ही ये introduce किया जाता है। What is the maximum time for completion of pre-packaged insolvency process? तो 120 days is the correct answer. इसमें 90 days बहुत लोग टिक कर रहे हैं, वो गलत है। Okay, which entities are eligible for pre-packaged insolvency? तो MSMEs जो है ये eligible है। Which form must be filed to initiate pre-packaged insolvency? तो फॉर्म नंबर P1 आपको फाइल करना पड़ेगा। Which authority approved the resolution plan in pre-pack? तो NCLT ही अप्रूव करता है। What is the voting threshold for COC? तो 66% is the correct answer. ये मैंने आपको बहुत बार ऑलरेडी बताया। What is the cooling period between two pre-pack processes for the same debtor? तो 12 month is the cooling period. Which professional is appointed to overlook the pre-package process? तो insolvency professional ही appoint किए जाते हैं। What is the role of base resolution plan in pre-pack? तो to offer minimum return to the creditor, this is the role. Okay, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Under IBC personal guarantor corporate are covered under which part? तो part number 3, ये मैंने अभी आपको कुछ क्वेश्चन पहले भी बताया था। Which of the following can proposes a resolution plan under IBC? तो any person subject to section 29 subsection A. This is the correct answer. What happens if COC reject all resolution plan? तो आप लिक्विडेशन कमेंस कर सकते हो। ये भी मैंने आपको ये दूसरी बार बताया, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट के कहने के बाद, वो कुछ क्वेश्चन कॉमन भी है। ओके,
व्हाट इज द की पर्पस ऑफ सेक्शन 29 सबसेक्शन ए इन एबीसी, तो वो प्रिवेंट इनएलिजिबल पर्सन फॉर रीगेनिंग कंट्रोल, इसके लिए वो किया जाता है। विच ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विद इंटेंट टू डिफ्रेम, तो अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। इन लिक्विडेशन विच क्लेम गेट प्रायोरिटी आफ्टर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कॉस्ट, तो जस्ट उस इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कॉस्ट के बाद किसी को पेमेंट किया जाता है, वो वर्कर को पेमेंट किया जाता है और सिक्योर्ड क्रेडिटर को किया जाता है, पारी पासिव लगा करके दोनों को एक उसके अमाउंट के रेशियो में। हाउ आर द होम बायर्स ट्रीटेड अंडर द आईबीसी पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ दीज इज अ ट्रिगर फॉर फाइलिंग एन अवॉइडेंस एप्लीकेशन, तो दिस इज करेक्ट आंसर इज सस्पिशन ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी, तो 3 ईयर जो है इसका टाइम लिमिटेड है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इनिशिएशन के लिए। ओके, सॉरी, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर इनिशिएटिंग सीआईआरपी के लिए ये है। Who confirm the appointment of resolution professional when appointed by COC to adjudicating authority, NCLT ये करता है। What is the significance of the commercial wisdom of COC in jurisdictional review में है इसका आंसर court generally don't interfere। Okay, who can challenge the resolution professional under IBC, any aggrieved party can challenge। Okay, this is the correct answer। What must be included in resolution professional under IBC, so measured for insolvency resolution, this is the correct answer। Which of the following is a valid reason for COC to reject resolution professional, तो नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 रहने पर ही वो उसका वैलिड रीजन माना जाता है। ओके, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम अंडर सेक्शन 14 ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो ऑल एक्शंस आर स्टेड। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज सेक्शन 12A ऑफ IBC allows, तो withdrawal of CIRP with 90 days 90% of COC approval। Okay, what kind of creditor is eligible to file section 7 of IBC, financial creditor is the correct answer। What defines a related party under IBC, इसका correct answer है parties with significant control of or influence। Okay, what is the function of information memorandum CIRP, तो contain financial information for potential resolution application। what is the maximum extension of CIRP, तो 90 days के लिए normally आप extend कर सकते हैं और fast track में 45 days। which of the following can file the insolvency resolution of a corporate guarantor, तो financial creditor is the correct answer। is a degree holder with a recovery certificate considered secured creditor by the default under insolvency resolution? No, a degree holder remains unsecured creditor unless there is an existing security interest, charge, mortgage or place, this is the correct answer। under section 21 subsection 6A of IBC, which of the following class of financial creditor are represented in the commencement in the committee of creditor through the authority representation, all of the above, all इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। what is within the authority and scope of invitation authority under IBBI, issue or recommendation, issuance, so cause and conduct investigation and submit the report to IBB, तो इसका आंसर A नंबर इज द करेक्ट आंसर, जो अभी मैंने पढ़ा है वो करेक्ट आंसर है। ओके, which article of limitation act 1963 applies to insolvency resolution file under section 7, 9 and 10, तो आर्टिकल 137 अप्लाइज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 270 मतलब डज द सरफेसी Act 2002 have an overriding effect over the insolvency bankruptcy code? No. Section 238 of IBC gives the code overriding effect over SURFACE and all other inconsistent laws. This is the correct answer. If secured creditor choose a realized to security interest outside the liquidation within the time limit, may realize it before the assets fall back to the liquidation assets. 90 days is the correct answer. Under the section 220, what is the statutory penalty for utility and contravention provision of code and regulation? इसका फाइन जो है वो मिनिमम 1 लाख है, मैक्सिमम 1 करोड़ है। ये मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था। What is the penalty for providing section 118 for IBC for willfully making material omission and statement relating to affairs of corporate debtor or conduct of CIRP liquidation? imprisonment इसका है 2 ईयर तक एंड फाइन है 5 लाख और बोथ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। As per the regulation 19 of IBBI, okay, what is the standard notice period required for calling committee of creditor, and what is the minimum duration cannot be reduced with the requisite consent? तो इसका आंसर है आपका A नंबर। सेक्शन जो स्टैंडर्ड है वो 7 डेज है और रिड्यूस किए जा सकते हैं 24 आवर्स तक। अंडर इंसॉल्वेंसी मतलब IBC के अंदर हाउ आर द इनकम टैक्स गवर्नमेंट ड्यूज ट्रीटेड रिगार्डिंग प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? तो इनकम टैक्स गवर्नमेंट का जो ड्यूज है वो पेमेंट होता है। गवर्नमेंट ड्यूज डू नॉट गेट प्रायोरिटी एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रिक्टली एज पर सेक्शन 53 वाटरफॉल मैकेनिज्म में उसको पेमेंट किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 4 ऑफ IBC, इफ रेजोल्यूशन प्लान रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, okay, within how many days must be authority commence its decision before deemed approval applies? So 30 days is the correct answer. What is the minimum net worth requirement prescribed for registering as an information utility? Minimum जो है वो 50 करोड़ है। This is the correct answer. तो हम आपको अभी तक जितना क्वेश्चन बताए थे वो हम आपको बता चुके हैं। हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ये बोले थे कि आपको अगर PDF लेना है तो हम आपको प्रोसेस बताएंगे।
तो अभी हम आपको वो प्रोसेस बता रहे हैं जिस प्रोसेस के थ्रू आपको ये पीडीएफ मिल सकता है। मेरा आपसे कुछ हम आपसे कुछ मांग रहे हैं और आपको ये पीडीएफ देने का वादा कर रहे हैं। पहला हम आपसे जो मांग रहे हैं, ये इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, प्लस आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। ओके, ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। और कुछ भी पॉजिटिव कमेंट आप कर दीजिएगा इस वीडियो के अंदर, और तीनों का स्क्रीनशॉट जो है, स्क्रीनशॉट ओके, आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप नंबर 9007746507 पर आप भेज दीजिएगा। तीनों किया हुआ हम आपको ये पीडीएफ शेयर कर देंगे। अब आप कमेंट क्या कर सकते हो, 3 तरह का कमेंट में कोई एक कमेंट आप करिएगा जिसमें आप अपने स्टडी रिलेटेड कमिटमेंट मेरे को दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेरा ही बड़ाई करना है, आपको कमेंट में ये बोलना है कि आपको इस सब्जेक्ट में 80 प्लस आप लाओगे। ये पहला कमेंट है। दूसरा कि जब आप सीए फाइनल का एग्जाम दोगे, आपके एग्जाम के पहले एफआर का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम यूट्यूब पे डालेंगे, जिसमें मेरा मोटिव रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका बेनिफिट उठाए और उसमें 80 प्लस मार्क्स का कॉपी पेस्ट मैच करता है, उस एफआर का कम से कम आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बेनिफिट आप उठाओगे। रिमेनिंग जो सब्जेक्ट एएफएम और डीटी आईडीटी है वो थोड़ा थोड़ा करके चार्जेबल है। आप एफआर का जब देखोगे तो आप इतना मोटिवेटेड और गाइडेंस वे में आप अपना पढ़ाई करोगे कि आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट खुद ही जो है एज सुन एज पॉसिबल आप ले लोगे। इस बात का मेरा पूरा अश्योरिटी है, क्योंकि हम पास्ट हिस्ट्री ऑफ आवर स्टूडेंट हम देखे हुए हैं। ठीक है, तो आप एफआर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो का बेनिफिट पूरा उठाओगे और 80 प्लस लाओगे। और तीसरा, इस तीनों में से कोई भी एक कमेंट आप कर सकते हो। ओके, तीसरा कमेंट कि आपको किस अटेम्प्ट में सीए बनना है, उस अटेम्प्ट का नाम, जैसे मान लो मेरा नाम जैसे सीए रविशंकर मिश्रा। ओके, रविशंकर मिश्रा। ओके, तो आपको अपना नाम लिखना है, उसके पहले सीए लगाना है, और इन दिस अटेम्प्ट आपको जिस अटेम्प्ट में सीए बनना है उस अटेम्प्ट का नाम लिखते हुए सीए, मान लो आपका नाम है मान लो आपका नाम है नूतन या प्रियंका, तो सीए प्रियंका इन दिस अटेम्प्ट। ओके, सीए रोहित इन दिस अटेम्प्ट। तो आपको वो अटेम्प्ट का नाम लिख करके सीए लिखना है। इस तीनों काम को करके लाइक, सब्सक्राइब और कोई भी पॉजिटिव कमेंट जो कि आप अपने पढ़ाई से रिलेटेड मेरे को कमिट कर रहे हो, मेरे को अपना भाई समझ करके आप कुछ आप कमिट कर रहे हो, ये तीनों को करके स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर 9007746507 पर मेरे को भेज देना। हम आपको ये वाला पीडीएफ शेयर कर देंगे। ओके, आप अच्छे से एग्जाम देना, एग्जाम देने के बाद जरूर अपना फीडबैक देना कि आपके एग्जाम में कितना क्वेश्चन मैच किया था, और वो फीडबैक आने वाले फ्यूचर में जो इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको एडवांस में थैंक यू सो मच। आप हमेशा हेल्दी रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, आप हमेशा मोटिवेटेड रहो, यही हमारा प्रार्थना है भगवान से। और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो ये गिवन नंबर पर आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना, जो आपको अभी स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ दिख रहा है। ये हमारा डाउट सॉल्विंग ऑलवेज फ्री है, क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी से रिलेटेड जरूरत हो तो आप इस नंबर को सेव कर लो, फ्यूचर में ये नंबर आपको काम आएगा। ओके, चलिए, और जो दूसरा नंबर यहां पर है स्क्रीन पर जो आपको शो कर रहा है 8017506379, ये कृष्णा केडिया मैम का है। वो भी डाउट बताती हैं, वो थ्योरी सब्जेक्ट और टैक्स का डाउट बताती हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको पूरा देख लिए, एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके।